माफ कर भाई, आपकी बात बिल्कुल ध्यान रखूंगा। दिमाग मोटर नहीं है, बस तेरा कोचिंग के कंटेंट को इंटरनेशनल लेवल बनाने के चक्कर में थोड़ा डिटेल में चला गया था। एप्स पार्ट 4 की हर एक लाइन 2 to 2 बार सिर्फ और सिर्फ फिनिश में हाई आएगी। चलो, जीएनएच भूटान का मॉडल और एचटीआई यूएनबी का मॉडल का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द सोल बीएस बॉडी लॉजिक। इसको ऐसे समझो, एचटीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये देखता है कि आपके पास कितनी सुविधाएं हैं, पैसे, पढ़ाई, सेहत। ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक है, लेकिन जीएनएच ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस थोड़ा स्पिरिचुअल और होलिस्टिक है। भूटान के राजा ने कहा था कि सिर्फ जीडीपी या एचटीआई से काम नहीं चलेगा। इंसान तभी कश होगा जब उसके पास उसका कल्चर, संस्कृति बची रहे, एनवायरनमेंट पर्यावरण साफ हो और उसके पास टाइम हो अपने परिवार के लिए। एचटीआई में सिर्फ 3 चीजें हैं, पार्ट जीएनएच में 9 डोमेन्स हैं जिसमें साइकोलॉजिकल वेलबींग और कल्चरल रेजिलियंस जैसे डीप टॉपिक्स भी शामिल हैं। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी लेवल लॉजिक। ए फ्लैट इज लॉजिक से क्वेश्चन को दोबारा देखो। Q16 consider the differences between GNH and HTI. I. The GNH explicitly includes cultural diversity and resilience parameters, unlike the HTI. 2. GNH is a quantitative index similar to HTI, focusing primarily on health, education, and income. Which of the statements given above are correct? A. I only. B. 2 only. C. Both I and 2. D. Neither I nor 2. पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम सारी पॉसिबिलिटीज इन 9 डोमेन्स। स्टेटमेंट आई कल्चर एंड रेजिलियंस बिल्कुल सही है। एचटीआई में कल्चर का कोई लेना देना नहीं है। पार्ट जीएनएच में ये एक मेन है। जीएनएच ये देखता है कि क्या लोग अपनी संस्कृति को लेकर रेजिलिएंट मजबूत है या नहीं। करेक्ट। स्टेटमेंट 2 फोकस एरिया ये गलत है। जीएनएच का फोकस सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन और इनकम पार्ट नहीं है। वो तो सिर्फ उसके 9 डोमेन्स का एक छोटा सा हिस्सा है। जीएनएच क्वालिटेटिव खुशी, सुकून और क्वांटिटेटिव दोनों है। इनकरेक्ट। जीएनएच के 9 डोमेन्स याद रखने के लिए साइकोलॉजिकल वेलबींग मन की शांति, हेल्थ सेहत, टाइम यूज आप अपना वक्त कैसे व्यतीत है, एजुकेशन शिक्षा, कल्चरल डाइवर्सिटी संस्कृति, गुड गवर्नेंस अच्छा शासन, कम्युनिटी वाइटलिटी भाईचारा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रकृति, लिविंग स्टैंडर्ड्स रहन सहन। पार्ट 4 डीप डाइव ए टू जेड मास्टर क्लास 10 गोल्डन पॉइंट्स। भाई ये रहा तेरा 10 पॉइंट्स। हर लाइन 2 to 2 बार शुद्ध इंग्लिश में। 1 जीएनएच इज ब्रॉडर देन एचटीआई। जीएनएच इंडेक्स एचटीआई के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा और गहरा होता है। जीएनएच इंडेक्स एचटीआई के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा और गहरा होता है। 2 फोकस ऑन कल्चरल प्रिजर्वेशन। जीएनएच में अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। जीएनएच में अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। 3 साइकोलॉजिकल वेलबींग फैक्टर। जीएनएच ये भी नाता है कि देश के लोग मानसिक रूप से कितने कष्ट और संतुष्ट हैं। जीएनएच ये भी नाता है कि देश के लोग मानसिक रूप से कितने कष्ट और संतुष्ट हैं। 4 टाइम यूज डायमेंशन। जीएनएच इस बात पर ध्यान देता है कि लोग काम और परिवार के बीच कैसे बैलेंस बना रहे हैं। जीएनएच इस बात पर ध्यान देता है कि लोग काम और परिवार के बीच कैसे बैलेंस बना रहे हैं। 5 एचटीआई इज प्योरली सोशियो इकोनॉमिक। एचटीआई सिर्फ सामाजिक और आर्थिक आमदन जैसे पढ़ाई और कमाई पर फोकस करता है। एचटीआई सिर्फ सामाजिक और आर्थिक आमदन जैसे पढ़ाई और कमाई पर फोकस करता है। 6 एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन जीएनएच। जीएनएच में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा को तरक्की का एक मेन हिस्सा माना जाता है। जीएनएच में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा को तरक्की का एक मेन हिस्सा माना जाता है। 7 ओरिजिन ऑफ जीएनएच इन भूटान। जीएनएच का कांसेप्ट सबसे पहले भूटान के चौथे राजा ने 1970 के दशक में दिया था। जीएनएच का कांसेप्ट सबसे पहले भूटान के चौथे राजा ने 1970 के दशक में दिया था। 8 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मिक्स। जीएनएच में एंकॉन के साथ-साथ लोगों के अनुभवों और भावनाओं को भी जगह मिलती है। जीएनएच में एंकॉन के साथ-साथ लोगों के अनुभवों और भावनाओं को भी जगह मिलती है। 9 होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच। जीएनएच का मानना है कि असली तरक्की वही है जो इंसान के शरीर और आत्मा दोनों का भला करे। जीएनएच का मानना है कि असली तरक्की वही है जो इंसान के शरीर और आत्मा दोनों का भला करे। 10 गवर्नेंस इन कम्युनिटी। जीएनएच में अच्छा शासन और मजबूत समाज कृष्ण को खुशहाली का आधार माना जाता है। जीएनएच में अच्छा शासन और मजबूत समाज कृष्ण को खुशहाली का आधार माना जाता है। भाई यूपीएससी प्रो लेवल डायमेंशंस एक्स्ट्रा कंटेंट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वीएस जीएनएच याद रखना यूएन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अलग है और भूटान का जीएनएच अलग है। जीएनएच सिर्फ भूटान का मॉडल है जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पूरी दुनिया के लिए है। आर्टिकल 9 भूटान कॉन्स्टिट्यूशन भूटान के संविधान में लिखा है कि सरकार का फर्ज है जीएनएच को बढ़ावा देना। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज एक फ्लैट दुनिया जीएनएच की तरफ बढ़ रही है, इसलिए एसडीजीज में भी हैप्पीनेस और वेलबींग को जगह दी जा रही है। भाई अब बता 10 के 10 पॉइंट इंग्लिश में दिमाग में सेट हुए या नहीं। अगला सवाल फ्रैंक। भाई 10 अगस्त को मेन चैलेंज की तरह लड़ रहा हूं। अगर तुझे क्वालिटी लो लगी है तो आप टॉप टियर कंसेप्चुअल डेप्थ देखो। लॉरेंस कर्व और जीनी कोएफिशिएंट सिर्फ ग्राफ्स नहीं है, ये किसी देश की आर्थिक आत्मा इकोनॉमिक सोल का आईना होता है। इसका पोस्टमार्टम स्टेज बाय स्टेज करते हैं और पार्ट 4 में वही इंग्लिश का डबल डोज मिलेगा। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा लॉजिक। लॉरेंस कर्व और जीनी कोएफिशिएंट को एक पिज़्ज़ा से समझो। लॉरेंस कर्व ये एक ग्राफ है जो बताता है कि कितने परसेंट लोगों के पास कितने परसेंट पिज़्ज़ा इनकम है। अगर 20% लोगों के पास 20% पिज़्ज़ा है तो ये लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी 45 डिग्री लाइन पार होगा। लेकिन रियल लाइफ में 20% लोगों के पास शायद सिर्फ 5% पिज़्ज़ा हो, इसी गैप को लॉरेंस कर्व दिखाता है। जीनी कोएफिशिएंट ये गैप का एक नंबर 0 से 1 के बीच है। 0 का मतलब सबके पास बराबर पिज़्ज़ा है, परफेक्ट इक्वालिटी। 1 का मतलब एक हाई बंदा सारा पिज़्ज़ा खा गया और बाकी सब भूखे हैं, परफेक्ट इक्वालिटी। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। भाई इस लॉजिक से इन स्टेटमेंट्स का एक्स-रे करो। Q17 with respect to measuring economic inequality using the Lorenz curve and Gini coefficient, consider the following statements. I. A Gini coefficient value of 1 signifies the state of perfect equality in income distribution. 2. The Gini coefficient is defined as the ratio of the area between the line of absolute equality in the Lorenz curve to the total area under the line of absolute equality. 3. If country Y 0.45 and country Y 0.60, then country Y exhibits lower income inequality than country X. Select the correct answer. A. I only. B. 2 only. C. I and 3 only. D. 2 and 3 only. Part 3 detailed postmortem सारी possibilities in math. Statement I the 0 vs 1 trap. Gini में 0 मतलब 0 inequality, equality 1 का मतलब है maximum inequality. Statement में 1 को equality बोला है जो बिल्कुल गलत है, incorrect. Statement 2 the mathematical definition मान लो Lorenz curve और equality line के बीच का area a है और उसके नीचे का बचा हुआ area b है. Gini का फॉर्मूला होता है Gini equals frac a plus b, यानी area of inequality divided by total area under equality line. Correct. Statement 3 the comparison trap. Gini जितना बड़ा देश में उतनी ज्यादा गरीबी और अमीरी की खाई गैप बड़ी. 0.60 country Y का मतलब है वहां inequality 0.45 country X से ज्यादा है. Statement कह रहा है lower जो गलत है, incorrect. Part 4 deep dive A to Z master class 10 golden points. भाई ये रहा तेरा stage 5 notes. हर line 2 to 2 बार शुद्ध इंग्लिश में. 1 Gini value 0 means equality. Gini coefficient की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि देश में सबकी आमदनी बिल्कुल बराबर है। Gini coefficient की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि देश में सबकी आमदनी बिल्कुल बराबर है। 2 Gini value 1 means inequality. Gini coefficient की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि देश की सारी दौलत सिर्फ एक ही इंसान के पास है। Gini coefficient की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि देश की सारी दौलत सिर्फ एक ही इंसान के पास है। 3 Lorenz curve and equality line. Lorenz curve equality line से जितना ज्यादा ड्रॉ होगा देश में उतनी हाई ज्यादा गैर बराबरी होगी। Lorenz curve equality line से जितना ज्यादा ड्रॉ होगा देश में उतनी हाई ज्यादा गैर बराबरी होगी। 4 calculation as a ratio. Gini coefficient को Lorenz curve और equality line के बीच के एरिया के रेशियो से निकाला जाता है। Gini coefficient को Lorenz curve और equality line के बीच के एरिया के रेशियो से निकाला जाता है। 5 higher Gini means more gap. Gini coefficient जितना ज्यादा बढ़ता है अमीर और गरीब के बीच का फालो उतना हाई बढ़ता जाता है। Gini coefficient जितना ज्यादा बढ़ता है अमीर और गरीब के बीच का फालो उतना हाई बढ़ता जाता है। 6 range from 0 to 1. Gini coefficient की रेंज हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में हाई होती है। Gini coefficient की रेंज हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में हाई होती है। 7 income vs wealth inequality. Gini coefficient का इस्तेमाल आमदनी और संपत्ति दोनों की गैर बराबरी नापने के लिए किया जा सकता है। Gini coefficient का इस्तेमाल आमदनी और संपत्ति दोनों की गैर बराबरी नापने के लिए किया जा सकता है। 8 cumulative population share. Lorenz curve दिखाता है कि कितनी आबादी के पास देश की कुल कितने परसेंट आमदनी है। Lorenz curve दिखाता है कि कितनी आबादी के पास देश की कुल कितने परसेंट आमदनी है। 9 statistical measure for policy. Circadian Gini coefficient का यूज करती है ताकि वो समझ सकें कि उनकी वेलफेयर स्कीम्स काम कर रही है या नहीं। Circadian Gini coefficient का यूज करती है ताकि वो समझ सकें कि उनकी वेलफेयर स्कीम्स काम कर रही है या नहीं। 10 comparison between nations. दो अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए Gini एक बहुत हाई असरदार टूल है। दो अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए Gini एक बहुत हाई असरदार टूल है। भाई यूपीएससी प्रो लेवल डायमेंशंस एक्स्ट्रा कंटेंट लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी ये हमेशा 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है। यूपीएससी इसका एंगल पूछ सकता है। कुछ कर्व vs Lorenz curve दोनों अलग हैं। कुछ कर्व दिखाता है कि कैसे शुरू में तरक्की से इनइक्वालिटी बढ़ती है और बाद में घटती है। Lorenz curve सिर्फ आज की हालत बताता है। लिमिटेशंस ऑफ Gini. Gini ये नहीं बताता कि देश अमीर है या गरीब। दो बहुत गरीब देशों का Gini 0 इक्वल हो सकता है पर वो अमीर नहीं हो जाएंगे। Gini सिर्फ बैकवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। भाई अब बता क्वालिटी हाई हुई या नहीं। इसके बाहर यूपीएससी Lorenz curve पार्ट टच भी नहीं
भाई टेरगस ने मुझे और बेहतर करने का जुनून दिया है। क्यों सही पता है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना काफी नहीं है, उसके पूरे इकोसिस्टम को समझना जरूरी है। चलो इस बार डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का पूरा सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द बैलेंस लॉजिक। इन्फ्लेशन महंगाई दो वजह से आती है। डिमांड पुल जब भी ज्यादा पैसा, जब लोगों के पास बहुत पैसा आ जाए और मार्केट में सामान कम हो। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इसको ठीक करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी टाइटनिंग रेपो रेट बढ़ाना काटा है ताकि लोग कम खर्च करें। कॉस्ट पुश सामान बनाना महंगा, जब कच्चा माल रॉ मटेरियल जैसे तेल या खेती की लागत बढ़ जाए। इसको ठीक करने के लिए सप्लाई साइड मेजर्स चाहिए होते हैं, जैसे टैक्स कम करना या इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। इन चार पॉइंट्स को ध्यान से देखो और देखो कि कैसे हर पॉइंट एक अलग बीमारी का इलाज है। Q18 concerning policy responses to inflation, consider the following statements. I. Monetary tightening is effective for demand pull inflation. 2. Supply side measures are more suitable for cost push inflation. 3. Fiscal consolidation has no role in controlling inflation. IV. Cutting import duties can ease imported inflation. Correct answer is C. I. 2 and IV. पार्ट 3 डिटेल पोस्टमार्टम सारी पॉसिबिलिटीज एंड इफेक्ट्स। भाई आप देखो जो ट्यून मांगी थी। ए डिमांड पुल इन्फ्लेशन पैसा ज्यादा सामान कम क्यों होती है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से या लोगों की इनकम बढ़ने से। अफेक्ट जीडीपी बढ़ता है पर साथ में महंगाई भी। सॉल्यूशन मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रेपो बढ़ाएगा और फिस्कल कंसोलिडेशन सरकार अपना खर्चा कम करेगी। बी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बनाना महंगा क्यों होती है? वेजेस बढ़ने से या इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होने से। अफेक्ट इससे स्टैग्फ्लेशन हो सकता है, महंगाई प्लस बेरोजगारी। सॉल्यूशन सप्लाई साइड मेजर्स सरकार डीजल पर टैक्स कम करेगी या किसान को सस्ती खाद देगी। सी फिस्कल कंसोलिडेशन सरकारी अनुशासन। स्टेटमेंट भी कह रहा है इसका कोई रोल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर सरकार डेफिसिट कम करती है तो मार्केट में फालतू एक्सेस पैसा कम होता है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। डी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बाहर से आए महंगाई। जब हम बाहर से तेल या इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाते हैं और वो महंगा हो जाए। सॉल्यूशन इंपोर्ट ड्यूटी कम करना, जैसे इंडिया ने एडिबल ऑयल खाने का तेल पर ड्यूटी कम की थी ताकि डोमेस्टिक प्राइसेस ना बढ़ें। पार्ट 4 डीप डाइव A to Z मास्टर क्लास 10 गोल्डन पॉइंट्स। भाई ये रहा तेरा स्टेज 5 नोट्स। हर लाइन 2 to 2 बार शुद्ध इंग्लिश में। 1 मॉनेटरी टाइटनिंग फॉर डिमांड। मॉनेटरी टाइटनिंग रेपो रेट बढ़ाकर लोगों की खरीदने की शक्ति को कम करता है। मॉनेटरी टाइटनिंग रेपो रेट बढ़ाकर लोगों की खरीदने की शक्ति को कम करता है। 2 सप्लाई मेजर्स फॉर कॉस्ट पुश। सप्लाई साइड मेजर्स प्रोडक्शन की लागत को कम करके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को ठीक करते हैं। सप्लाई साइड मेजर्स प्रोडक्शन की लागत को कम करके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को ठीक करते हैं। 3 फिस्कल कंसोलिडेशन इज क्रूशियल। फिस्कल कंसोलिडेशन सरकारी घाटे को कम करता है जिससे मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाता। फिस्कल कंसोलिडेशन सरकारी घाटे को कम करता है जिससे मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाता। 4 कटिंग ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से बाहर से आने वाला सामान सस्ता हो जाता है और महंगाई घाटी है। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से बाहर से आने वाला सामान सस्ता हो जाता है और महंगाई घाटी है। 5 इंपैक्ट ऑफ हाई रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ने से बैंक लोन महंगा कर देते हैं जिससे लोग का और घर कम खरीदते हैं। रेपो रेट बढ़ने से बैंक लोन महंगा कर देते हैं जिससे लोग का और घर कम खरीदते हैं। 6 स्टैग्फ्लेशन डेंजर इन कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा खतरा स्टैग्फ्लेशन होता है जहां महंगाई के साथ बेरोजगारी बढ़ती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा खतरा स्टैग्फ्लेशन होता है जहां महंगाई के साथ बेरोजगारी बढ़ती है। 7 अफेक्टिव डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को सिर्फ आरबीआई नहीं बल्कि सरकार भी टैक्स बढ़ाकर कंट्रोल कर सकती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को सिर्फ आरबीआई नहीं बल्कि सरकार भी टैक्स बढ़ाकर कंट्रोल कर सकती है। 8 सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट्स। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से सामान की सप्लाई तेज होती है जो महंगाई को कम करती है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से सामान की सप्लाई तेज होती है जो महंगाई को कम करती है। 9 शॉक अब्जॉर्बर्स इन इकोनॉमी। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं। 10 इंटीग्रेटेड पॉलिसी अप्रोच। महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई और सरकार दोनों को मिलकर काम करना जरूरी होता है। महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई और सरकार दोनों को मिलकर काम करना जरूरी होता है। भाई यूपीएससी मास्टर स्ट्रोक डायमेंशंस इनइक्वालिटी एंड इंडिसेस। क्यों पूछा था कि इनइक्वालिटी के लिए और क्या इंडिसेस है तो ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस नोट कर लो। इनइक्वालिटी इंडिसेस जिनी कोएफिशिएंट जो हमें पता। पैनल रेशियो ये 10% सबसे अमीर और 40% सबसे गरीब के बीच का रेशियो देखता है। तेल इंडेक्स ये पॉपुलेशन के अंदर रिडंडेंसी और इनइक्वालिटी को नापता है। इंडिया स्टेटस इंडिया में ऑक्सफैम रिपोर्ट अक्सर इनइक्वालिटी पर सवाल उठाती है कि 1% लोगों के पास 40% से ज्यादा दौलत है। इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचटीआई आईएचटीआई यूएनपी ऐप सिर्फ एचटीआई नहीं निकालता, वो आईएचटीआई निकालता है ताकि पता चले कि इनइक्वालिटी की वजह से कितना नुकसान हुआ। भाई अब बता गन्ने का जूस पूरा निकला या नहीं? मैंने हर डायमेंशन कवर कर दिया है। भाई श्रिंकफ्लेशन आज के जमाने का सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन है। ये कंपनी का वो डंडा है जो दिखता नहीं पार जब पार असर पूरा करता है। ट्यून सारे डायमेंशंस मांगे हैं तो आप इसका A to Z पोस्टमार्टम देखो। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द पैकेट ऑफ चिप्स लॉजिक। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। आप 10 रुपीस का चिप्स का पैकेट खरीदते हो। पहले उसमें 20 चिप्स आते थे। अगले महीने भी दाम 10 रुपीस हाई है लेकिन आप पैकेट में सिर्फ 15 चिप्स है और बाकी हवा भर दी गई है। रिजल्ट क्या हुआ? आपको लगा कि महंगाई नहीं बढ़ी क्योंकि दाम 10 रुपीस हाई है लेकिन असलियत में आपने 5 चिप्स कम पाए। इसी को हिडन इन्फ्लेशन छुपी हुई महंगाई या श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। श्रिंक छोटा होना प्लस इन्फ्लेशन महंगाई। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। इन असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो। Q19 consider the following statements. Statement I shrinkflation is a form of hidden inflation. Statement 2 shrinkflation occurs when the price of a product remains the same but the quantity is reduced. Which one of the following is correct? A both statement I and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation. B both are correct but statement 2 is not the correct explanation. C statement I is correct but statement 2 is incorrect. D statement I is incorrect but statement 2 is correct. Part 3 डिटेल पोस्टमार्टम सारे डायमेंशंस A to Z। भाई यूपीएससी इसके बिहेवियरल और इकोनॉमिक दोनों पहलू पूछ सकता है। बिहेवियरल डायमेंशन लोगों की सोच इंसान प्राइस के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। बात वॉल्यूम वजन के प्रति थोड़ा लेजी होता है। अगर 10 रुपीस का पैकेट 11 रुपीस का हो जाए तो हम तुरंत नोटिस करते हैं। पर अगर 100 ग्राम का पैकेट 90 ग्राम का हो जाए तो ध्यान नहीं जाता। कंपनी इसी का फायदा उठाती है। इकोनॉमिक डायमेंशन कॉस्ट पुश कनेक्शन श्रिंकफ्लेशन अक्सर टैप होता है जब इनपुट कॉस्ट रॉ मटेरियल जैसे तेल चीनी ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है। कंपनी अपना प्रॉफिट बचाने के लिए दाम बढ़ाने के बजाय क्वांटिटी कम कर देती है। हिडन इन्फ्लेशन इसे हिडन इसलिए कहते हैं क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जो महंगाई नापता है वो कभी-कभी सच चेंज को तुरंत पकड़ नहीं पाता जिससे महंगाई के आंकड़े असलियत से कम लगते हैं। स्किमफ्लेशन एक नया भाई श्रिंकफ्लेशन का एक भाई है स्किमफ्लेशन। इसमें क्वांटिटी वही रहती है पर क्वालिटी गिरा दी जाती है। जैसे बिस्किट में असली मक्खन की जगह सस्ता तेल डाल देना। पार्ट 4 डीप डाइव A to Z मास्टर क्लास 10 गोल्डन पॉइंट्स। भाई ये रहा तेरा स्टेज 5 नोट्स। हर लाइन 2 to 2 बार शुद्ध इंग्लिश में। 1 डेफिनेशन ऑफ श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट व्हाइल कीपिंग इट्स प्राइस द सेम। श्रिंकफ्लेशन का मतलब है किसी सामान की कीमत वही रखना पर उसका साइज या वजन कम कर देना। 2 हिडन नेचर ऑफ इन्फ्लेशन। इट इज कॉल्ड हिडन इन्फ्लेशन बिकॉज़ कंज्यूमर्स डू नॉट इमीडिएटली नोटिस द चेंज इन क्वांटिटी। इसको छुपी हुई महंगाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्राहक सामान की घाटी मात्रा को तुरंत नोटिस नहीं कर पाते। 3 रिस्पांस टू राइजिंग इनपुट कॉस्ट। कंपनीज यूज श्रिंकफ्लेशन when the cost of raw materials increases to maintain their profit margins. कंपनी श्रिंकफ्लेशन का यूज करती है जब कच्चे माल की कीमत बढ़ने पर उन्हें अपना प्रॉफिट बचाना होता है। 4 बिहेवियरल इकोनॉमिक्स प्ले। श्रिंकफ्लेशन exploits the fact that consumers are more sensitive to price changes than to volume changes. श्रिंकफ्लेशन इस बात का फायदा उठाता है कि ग्राहक कीमत के बदलाव को जल्दी पकड़ते हैं पर वजन को नहीं। 5 मेंटेनिंग प्राइस पॉइंट्स। ब्रांड्स prefer shrinkflation to keep their products popular. Price points like 5 rupees, 10 rupees और 20 rupees. ब्रांड श्रिंकफ्लेशन इसलिए करते हैं ताकि वो अपने सामान को 5 रुपीस 10 रुपीस या 20 रुपीस जैसे पॉपुलर दाम पर बेच सकें। 6 इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बजट। Even though the price per packet stays the same, the price per unit actually increases, hurting the consumer. भले हाई पैकेट का दाम वही रहा है पर एक यूनिट की असली कीमत बढ़ जाती है जो ग्राहक की जेब पर असर डालती है। 7 स्किमफ्लेशन बेस्ड श्रिंकफ्लेशन। Why shrinkflation reduces size? Shrinkflation reduces the quality or service level of the product. जहां श्रिंकफ्लेशन साइज कम करता है वही स्किमफ्लेशन सामान की क्वालिटी या सर्विस को गिरा देता है। 8 challenges in CPI measurement. Shrinkflation can sometimes mislead inflation data if the changes in weight are not accurately tracked. Shrinkflation कभी-कभी महंगाई के आंकड़े को गुमराह कर सकता है अगर वजन में बदलाव को सही से नापा ना जाए। 9 strategic packaging changes. Companies often change the design of the packet to hide the fact that the volume has been reduced. Companies अक्सर पैकेट का डिजाइन बदल देती हैं ताकि ये छुपा सकें कि उन्होंने सामान की मात्रा कम कर दी है। 10 consumer awareness is necessary. The only way to detect shrinkflation is to check the price per gram or price per milliliter while shopping. श्रिंकफ्लेशन से बचने का एक हाई तरीका है कि खरीदारी करते वक्त प्राइस पर ग्राम या प्राइस पर मिलीलीटर चेक किया जाए। भाई यूपीसी प्रो लेवल डायमेंशन सारी पॉसिबिलिटीज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या ये इलीगल है? नहीं, जब तक कंपनी पैकेट पर नया वजन सही लिख रही है वो लीगल है। पर ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की कैटेगरी में टैप आता है जब पैकेजिंग बहुत ज्यादा गुमराह करने वाली हो। यूनिट प्राइसिंग यूपीसी सॉल्यूशन पूछ सकता है।
सॉल्यूशन है यूनिट प्राइसिंग मतलब रुपए नॉन पार्ट सिर्फ पैकेट का दाम नहीं बल्कि रुपए पर किलोग्राम भी लिखा होना चाहिए ताकि कंज्यूमर कंपेयर कर सके। द लीटर vs किलोग्राम ट्रैप कई बार कंपनीज लिक्विड आइटम्स को वजन ग्राम्स में बेचने लगती है ताकि कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाए क्योंकि 1 लीटर और 1 किलोग्राम में फर्क होता है। भाई आप बात इन्फ्लेशन का इंग्लिश मास्टर क्लास कैसे लगा? दिमाग की भाई तेरी बात बिल्कुल सही है। रेपिटेशन से बैठने के लिए हम एक नया फॉर्मेट सेट करते हैं। पार्ट 4 में अब हम एक नया हाई यील्ड बोनस टॉपिक उठाएंगे जो उस क्वेश्चन से जुड़े हो पार्ट अलग हो और उसका पूरा A to Z निचोड़ निकालेंगे। चलो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स ई का पोस्टमार्टम करते हैं और पार्ट 4 में एक नया धमाका देखते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द इन्फ्लेशन शील्ड लॉजिक। नॉर्मल बॉन्ड्स में एक बड़ा खतरा होता है इन्फ्लेशन महंगाई। मान लो तुमने 100 रुपीस का बॉन्ड लिया और वो साल भर बाद 105 रुपीस देगा 5% इंटरेस्ट। लेकिन अगर महंगाई 6% बढ़ गई तो तुम्हारा 105 रुपीस पिछले साल के 100 रुपीस से भी कम सामान खरीद पाएगा। यानी तुम्हें नेगेटिव रिटर्न मिला। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स ई इसका सॉल्यूशन है। ये बॉन्ड्स जो काम करते हैं आपका प्रिंसिपल जो फीस लगाया और इंटरेस्ट ब्याज दोनों को महंगाई सीपीआई के हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। इससे आपकी परचेसिंग पावर खरीदने की शक्ति हमेशा सुरक्षित रहती है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी स्टेटमेंट लॉजिक। एक फ्लैट इज लॉजिक से स्टेटमेंट आई और 2 का रिश्ते देखो। Q20 consider the following statements. Statement I inflation index bonds protect investors from inflationary erosion of returns. Statement 2 inflation index bonds adjust their principal and interest payments based on the prevailing inflation rate. Which of the following is correct? A both are correct and statement 2 is the correct explanation. B both are correct but statement 2 is not the explanation. C statement I is correct but 2 is incorrect. D statement I is incorrect but 2 is correct. Part 3 detailed postmortem mechanism and RBI rules. Statement I analysis erosion का मतलब है महंगाई का पैसे को खा जाना। E में से बैटर है क्योंकि ये रियल रिटर्न की गारंटी देता है। सही है। Statement 2 analysis ये कैसे बैटर है वो बताता है। RBI इन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक कर देता है। अगर सीपीआई ऊपर जाएगा तो आपका इंटरेस्ट भी ऊपर जाएगा। सही है। रिलेशनशिप स्टेटमेंट 2 वो जरिया मैकेनिज्म है जिससे स्टेटमेंट आई का मकसद पूरा होता है। इसलिए आप सही आंसर है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास कैपिटल गेन्स टैक्स इंडेक्सेशन A to Z। जैसा क्यों कहा अब हम एक नया सब टॉपिक पूरा खत्म करेंगे जो बॉन्ड्स और इन्फ्लेशन से जुड़े हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट इन टैक्सेशन। 1 मीनिंग ऑफ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन इज द प्रोसेस टू एडजस्ट द परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट विद इन्फ्लेशन यूजिंग द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की। इंडेक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी एसेट की खरीद कीमत को महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाता है। इंडेक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी एसेट की खरीद कीमत को महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाता है। 2 व्हाई इज इट नीडेड? इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कैपिटल गेन्स टैक्स सो दैट इन्वेस्टर्स डोंट पे टैक्स ऑन द प्रॉफिट कॉस्ट बाय जस्ट इन्फ्लेशन। ये कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करने में मदद करता है ताकि इन्वेस्टर को सिर्फ महंगाई से हुए मुनाफा टैक्स ना देना पड़े। ये कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करने में मदद करता है ताकि इन्वेस्टर को सिर्फ महंगाई से हुए मुनाफा टैक्स ना देना पड़े। 3 द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII। द गवर्नमेंट नोटिफाइज अ की नंबर एवरी ईयर व्हिच रिप्रेजेंट्स द इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी। सरकार हर साल एक ही नंबर निकालती है जो अर्थव्यवस्था में महंगाई के स्तर को दिखाता है। सरकार हर साल एक ही नंबर निकालती है जो अर्थव्यवस्था में महंगाई के स्तर को दिखाता है। 4 कैलकुलेशन फार्मूला। फॉर्मूला इंडेक्स कॉस्ट इक्वल्स ओरिजिनल प्राइस टाइम्स टी ऑफ ईयर सेल टी ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इंडेक्स कॉस्ट निकल का फॉर्मूला है असली कीमत टाइम्स बेचने वाले साल का की खरीदने वाले साल का की। इंडेक्स कॉस्ट निकल का फॉर्मूला है असली कीमत टाइम्स बेचने वाले साल का की खरीदने वाले साल का की। 5 बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स बाय इंक्रीजिंग द परचेज कॉस्ट ऑन पेपर द टैक्सेबल प्रॉफिट बिकम्स स्मॉलर सेविंग मनी फॉर द इन्वेस्टर। कभी बार खरीद कीमत बढ़ाने से टैक्स लगने वाला मुनाफा कम हो जाता है जिससे इन्वेस्टर का टैक्स बचता है। कभी बार खरीद कीमत बढ़ाने से टैक्स लगने वाला मुनाफा कम हो जाता है जिससे इन्वेस्टर का टैक्स बचता है। 6 लॉन्ग टर्म एसेट्स ओनली। इंडेक्सेशन बेनिफिट इज जनरली अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स लाइक रियल एस्टेट एंड गोल्ड। इंडेक्सेशन का फायदा आमतौर पर लंबे समय तक रखी गई संपत्ति जैसे जमीन और सोना पर मिलता है। इंडेक्सेशन का फायदा आमतौर पर लंबे समय तक रखी गई संपत्ति जैसे जमीन और सोना पर मिलता है। 7 रीसेंट चेंज इन डेट फंड्स। द गवर्नमेंट रिसेंटली रिमूव्ड द इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स मेकिंग देम लेस अट्रैक्टिव। सरकार ने हाल ही में डेट म्यूचुअल फंड से इंडेक्सेशन का फायदा हटा दिया है जिससे वो अब कम पसंद किए जाते हैं। सरकार ने हाल ही में डेट म्यूचुअल फंड से इंडेक्सेशन का फायदा हटा दिया है जिससे वो अब कम पसंद किए जाते हैं। 8 रियल प्रॉफिट बेस्ड नॉमिनल प्रॉफिट। Taxes paid on the real profit, profit above inflation rather than nominal profit, total increase in price. टैक्स सिर्फ असली मुनाफा महंगाई से ऊपर वाला प्रॉफिट पर लगता है ना कि कुल कीमत बढ़ने पर। टैक्स सिर्फ असली मुनाफा महंगाई से ऊपर वाला प्रॉफिट पर लगता है ना कि कुल कीमत बढ़ने पर। 9 इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट टूल लाइक इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। इंडेक्सेशन इज अ टूल टू प्रोटेक्ट वेल्थ फ्रॉम बीइंग ईटन बाय इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स की तरह इंडेक्सेशन भी दौलत को महंगाई और टैक्स से बचने का इख्तियार है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स की तरह इंडेक्सेशन भी दौलत को महंगाई और टैक्स से बचने का इख्तियार है। 10 गवर्नमेंट रेवेन्यू इंपैक्ट बाय इंडेक्सेशन हेल्प सिटीजंस इट रिड्यूसेस द टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जहां इंडेक्सेशन नागरिकों की मदद करता है वही सरकार द्वारा इकट्ठे किए गए कुल टैक्स रेवेन्यू को कम करता है। जहां इंडेक्सेशन नागरिकों की मदद करता है वही सरकार द्वारा इकट्ठे किए गए कुल टैक्स रेवेन्यू को कम करता है। भाई ये फॉर्मेट कैसा लगा? क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और एक नया टेक्निकल टॉपिक इंडेक्सेशन भी 0 से हीरो लेवल तक खत्म कर दिया। एक फ्लैट बाटा मजा आया। भाई बहुत खुशी हुई कि तुझे नया फॉर्मेट पसंद आया। एक साथ हम इसी सिस्टम को और सॉलिड बनाएंगे। पार्ट 4 में हम स्लो और डिटेल ट्रिक से एक नया टॉपिक पे बेंच। पहले इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं जो इन्फ्लेशन की अलग-अलग शिफ्ट फॉर्म्स के बारे में है। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द स्पीडोमीटर लॉजिक। इन्फ्लेशन को एक गाड़ी की रफ्तार स्पीड की तरह समझो। इन्फ्लेशन गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, प्राइसेस आर राइजिंग। डिसइन्फ्लेशन गाड़ी अभी भी आगे जा रही है पर उसने रेस थोड़ी कम कर दी है। मतलब महंगाई अभी भी है पर पिछले महीने से कम है e.g. 1% से गिरकर 5% होना। डिफ्लेशन गाड़ी रिवर्स गियर में आ गई है। प्राइसेस पिछले साल से भी नीचे गिर गई है। इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव e.g. -2%। रिफ्लेशन जब गाड़ी बिल्कुल रुक गई हो मनी रिसेशन तब सरकार जानबूझकर एक्सेलरेटर दबाती है, मनी सप्लाई बढ़ाती है ताकि इकोनॉमी में थोड़ी गर्मी और खर्च वापस आए। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। इन पेयर्स को ध्यान से देखो और कीवर्ड्स पकड़ो। Q21 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। How many of the pairs given above are correct? A only one, B only two, C all three, D none. Part 3 detailed postmortem सारी टर्मिनोलॉजीज एनालिसिस। पेयर 1 डिसइन्फ्लेशन ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब महंगाई का घटना नहीं बल्कि महंगाई की RFTAR का घटना है। सामान अभी भी महंगा हो रहा है पर धीरे-धीरे। करेक्ट। पेयर 2 डिफ्लेशन ये तब होता है जब इन्फ्लेशन 0% से नीचे चली जाए। ये इकोनॉमी के लिए खतरनाक है क्योंकि लोग खरीदारी रोक देते हैं ये सोचकर कि क्या सामान और सस्ता होगा। करेक्ट। पेयर 3 रिफ्लेशन डिस्क्रिप्शन में वर्ड यूज किया गया है अग्रेसिवली। रिफ्लेशन अग्रेसिव नहीं होता, ये एक कंट्रोल कोशिश होती है रिसेशन से बाहर निकलने की। अग्रेसिव इंक्रीज को हम हाइपरइन्फ्लेशन कहते हैं, इसलिए ये पेयर गलत हो गया। इनकरेक्ट। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास फिलिप्स कर्व A to Z डिटेल्स। भाई ट्यून स्लो और डिटेल माना था तो अब इन्फ्लेशन से जुड़ा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं फिलिप्स कर्व। ये इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के रिश्ते को दिखाता है। 1 द इनवर्स रिलेशनशिप। फिलिप्स कर्व shows that there is an inverse relationship between inflation and unemployment in the short run.
फिलिप्स कर्व दिखाता है कि शॉर्ट रन में महंगाई और बेरोजगारी के बीच एक अल्टर संबंध होता है। फिलिप्स कर्व दिखाता है कि शॉर्ट रन में महंगाई और बेरोजगारी के बीच एक अल्टर संबंध होता है। 2. लो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हाई इन्फ्लेशन। When more people have jobs, they spend more money, which increases demand and pushes prices up. जब ज्यादा लोगों के पास नौकरी होती है, वो ज्यादा खर्च करते हैं जिससे डिमांड बढ़ती है और कीमतें ऊपर जाती हैं। जब ज्यादा लोगों के पास नौकरी होती है, वो ज्यादा खर्च करते हैं जिससे डिमांड बढ़ती है और कीमतें ऊपर जाती हैं। 3. The trade-off for policymakers. Governments often face a trade-off. If they want to reduce unemployment, they might have to tolerate some inflation. सरकारों के पास अक्सर एक चुनौती होती है, अगर वो बेरोजगारी कम करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ी महंगाई सहनी पड़ेगी। सरकारों के पास अक्सर एक चुनौती होती है, अगर वो बेरोजगारी कम करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ी महंगाई सहनी पड़ेगी। 4. Short run vs long run. The Phillips curve is only valid in the short run. In the long run, this relationship often breaks down. Phillips curve सिर्फ थोड़ी समय शॉर्ट रन के लिए सही होता है, लंबे समय में ये रिश्ता टूट जाता है। Phillips curve सिर्फ थोड़ी समय शॉर्ट रन के लिए सही होता है, लंबे समय में ये रिश्ता टूट जाता है। 5. The concept of NIRU. NIRU is a specific level of unemployment that does not cause inflation to rise further. निरु बेरोजगारी का वो स्तर है जिस पर महंगाई और ज्यादा नहीं बढ़ती। निरु बेरोजगारी का वो स्तर है जिस पर महंगाई और ज्यादा नहीं बढ़ती। 6. Stagflation and Phillips curve. During stagflation, both inflation and unemployment rise together, which proves the Phillips curve wrong. स्टैग्फ्लेशन के वक्त महंगाई और बेरोजगारी दोनों साथ में बढ़ते हैं, जो फिलिप्स कर्व को गलत साबित कर देता है। स्टैग्फ्लेशन के वक्त महंगाई और बेरोजगारी दोनों साथ में बढ़ते हैं, जो फिलिप्स कर्व को गलत साबित कर देता है। 7. Supply shocks impact. Sudden increase in oil prices. Supply shocks can shift the entire Phillips curve upwards. तेल की कीमत में अचानक बढ़ोतरी सप्लाई शॉक्स पूरे फिलिप्स कर्व को ऊपर की तरफ खिसका सकती है। तेल की कीमत में अचानक बढ़ोतरी सप्लाई शॉक्स पूरे फिलिप्स कर्व को ऊपर की तरफ खिसका सकती है। 8. Expectations of aumented curve. Modern economists believe that if people expect high inflation, the Phillips curve will shift quickly. आज के अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर लोगों को पहले से महंगाई की उम्मीद हो तो फिलिप्स कर्व तुरंत बदल जाएगा। आज के अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर लोगों को पहले से महंगाई की उम्मीद हो तो फिलिप्स कर्व तुरंत बदल जाएगा। 9. Policy tool for central banks. Central banks like RBI monitor this curve to decide when to change interest rates to balance jobs and prices. RBI जैसे सेंट्रल बैंक इस कर्व को देखते हैं ताकि वो देकर सेकंड की कब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने हैं। RBI जैसे सेंट्रल बैंक इस कर्व को देखते हैं ताकि वो देकर सेकंड की कब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने हैं। 10. Visual representation. Graphically, it is a downward sloping curve where the y-axis is inflation and the x-axis is unemployment. ग्राफ में ये नीचे की तरफ झुका हुआ कर्व होता है जहां y-axis पर महंगाई और x-axis पर बेरोजगारी होती। ग्राफ में ये नीचे की तरफ झुका हुआ कर्व होता है जहां y-axis पर महंगाई और x-axis पर बेरोजगारी होती। भाई फिलिप्स कर्व का पूरा A to Z स्लो ट्रिक से खत्म। एक फ्लैट बाटा, ये स्लो और डिटेल वाला दो स्लाइड लगा। अगला सवाल क्या? भाई अब हम इकोनॉमी के सवाल को खत्म करके मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस टॉपिक पर चलेंगे। ये सवाल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पर है जो हमने पहले भी थोड़ा टच किया था और यहां सिनेरियो स्टैग्फ्लेशन की तरफ इशारा कर रहा है। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द डबल अटैक लॉजिक। इसको ऐसे समझो, जब इकोनॉमी में डबल अटैक हो जाए यानी एक तरफ महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ रही हो और दूसरी तरफ बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही हो और जीडीपी की रफ्तार रुक जाए स्टैग्नेंट तो स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। इसका मेन विलन होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब तेल फ्यूल या बाहर से आने वाला कच्चा माल इंपोर्ट्स महंगा होता है तो हर चीज की ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। इससे कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, लोगों को नौकरी से निकल जाती है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट पार्टी में टाइम फिर भी बढ़ती रहती है क्योंकि कच्चा माल महंगा है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। सवाल के कीवर्ड्स को पकड़ो, राइजिंग इन्फ्लेशन, स्टैग्नेंट आउटपुट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और फ्यूल इंपोर्ट प्राइसेस। Q22 A developing economy experiences rising inflation despite stagnant output and high unemployment. The primary driver is a persistent increase in fuel and import prices. A cost push inflation. B demand pull inflation. C disinflation. D deflation. Part 3 detail postmortem सारी possibilities. Option A cost push ये बिल्कुल सही है। जब सप्लाई साइड से झटका लगता है, oil prices, taxes, wages तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है और इन्फ्लेशन आता है। करेक्ट। ऑप्शन बी डिमांड पुल ये तब होता है जब लोग बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हों और सबके पास नौकरी हो। सवाल में हाई अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है जो इस ऑप्शन को गलत कर देता है। इनकरेक्ट। ऑप्शन सी एंड डी ये दोनों तो इन्फ्लेशन के गिरने या प्राइसेस के घटने से जुड़े हैं और यहाँ प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इनकरेक्ट। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स A to Z डिटेल्स। भाई क्यों मॉडर्न हिस्ट्री मानता था तो आप लॉर्ड डेलहौजी की वो पॉलिसी समझते हैं जिसने 1857 की क्रांति की आग भड़काई थी। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विपरीत का सिद्धांत। 1 मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। The doctrine of lapse was an annexation policy followed by Lord Dalhousie between 1848 and 1856. Doctrine of lapse एक हद में की नीति थी जिसे लॉर्ड डेलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच अपनाया था। Doctrine of lapse एक हद में की नीति थी जिसे लॉर्ड डेलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच अपनाया था। 2 The rule of adoption. Under this policy, if an Indian ruler died without a natural male heir, the kingdom was annexed by the British. इस नाइट के तहत अगर कोई भारतीय राजा बिना किसी असली बेटे के मार जाता था तो उसका राज्य एंड रेस्ट हड़प लेते थे। इस नाइट के तहत अगर कोई भारतीय राजा बिना किसी असली बेटे के मार जाता था तो उसका राज्य एंड रेस्ट हड़प लेते थे। 3 Rejection of adopted heirs. The British East India Company refused to recognize the legal rights of any adopted son to inherit the throne. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी गॉड लिए हुए बेटे को गद्दी पर बैठने का अधिकार देने से इनकार कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी गॉड लिए हुए बेटे को गद्दी पर बैठने का अधिकार देने से इनकार कर दिया था। 4 First Kingdom annexed. सतारा was the first state to be annexed under the doctrine of lapse in 1848. 1848 में सतारा पहला ऐसा राज्य था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एंड रेस्ट नहीं हटा था। 1848 में सतारा पहला ऐसा राज्य था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एंड रेस्ट नहीं हटा था। 5 Other major annexations. Following सतारा other states like Sambalpur, Jhansi. भाई अब हम इकोनॉमी के सवाल को खत्म करके मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस टॉपिक पर चलेंगे। ये सवाल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पर है जो हमने पहले भी थोड़ा टच किया था और यहाँ सिनेरियो स्टैग्फ्लेशन की तरफ इशारा कर रहा है। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द डबल अटैक लॉजिक। इसको ऐसे समझो, जब इकोनॉमी में डबल अटैक हो जाए यानी एक तरफ महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ रही हो और दूसरी तरफ बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही हो और जीडीपी की रफ्तार रुक जाए स्टैग्नेंट तो स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। इसका मेन विलन होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब तेल फ्यूल या बाहर से आने वाला कच्चा माल इंपोर्ट्स महंगा होता है तो हर चीज की ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। इससे कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, लोगों को नौकरी से निकल जाती है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट पार्टी में टाइम फिर भी बढ़ती रहती है क्योंकि कच्चा माल महंगा है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। सवाल के कीवर्ड्स को पकड़ो, राइजिंग इन्फ्लेशन, स्टैग्नेंट आउटपुट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और फ्यूल इंपोर्ट प्राइसेस। Q22 A developing economy experiences rising inflation despite stagnant output and high unemployment. The primary driver is a persistent increase in fuel and import prices. A cost push inflation. B demand pull inflation. C disinflation. D deflation. Part 3 detail postmortem सारी possibilities. Option A cost push ये बिल्कुल सही है। जब सप्लाई साइड से झटका लगता है, oil prices, taxes, wages तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है और इन्फ्लेशन आता है। करेक्ट। ऑप्शन बी डिमांड पुल ये तब होता है जब लोग बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हों और सबके पास नौकरी हो। सवाल में हाई अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है जो इस ऑप्शन को गलत कर देता है। इनकरेक्ट। ऑप्शन सी एंड डी ये दोनों तो इन्फ्लेशन के गिरने या प्राइसेस के घटने से जुड़े हैं और यहाँ प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इनकरेक्ट। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स A to Z डिटेल्स। भाई क्यों मॉडर्न हिस्ट्री मानता था तो आप लॉर्ड डेलहौजी की वो पॉलिसी समझते हैं जिसने 1857 की क्रांति की आग भड़काई थी। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विपरीत का सिद्धांत। 1 मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। The doctrine of lapse was an annexation policy followed by Lord Dalhousie between 1848 and 1856. Doctrine of lapse एक हद में की नीति थी जिसे लॉर्ड डेलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच अपनाया था। Doctrine of lapse एक हद में की नीति थी जिसे लॉर्ड डेलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच अपनाया था। 2 The rule of adoption. Under this policy, if an Indian ruler died without a natural male heir, the kingdom was annexed by the British. इस नाइट के तहत अगर कोई भारतीय राजा बिना किसी असली बेटे के मार जाता था तो उसका राज्य एंड रेस्ट हड़प लेते थे। इस नाइट के तहत अगर कोई भारतीय राजा बिना किसी असली बेटे के मार जाता था तो उसका राज्य एंड रेस्ट हड़प लेते थे। 3 Rejection of adopted heirs. The British East India Company refused to recognize the legal rights of any adopted son to inherit the throne. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी गॉड लिए हुए बेटे को गद्दी पर बैठने का अधिकार देने से इनकार कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी गॉड लिए हुए बेटे को गद्दी पर बैठने का अधिकार देने से इनकार कर दिया था। 4 First Kingdom annexed. सतारा was the first state to be annexed under the doctrine of lapse in 1848. 1848 में सतारा पहला ऐसा राज्य था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एंड रेस्ट नहीं हटा था। 1848 में सतारा पहला ऐसा राज्य था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एंड रेस्ट नहीं हटा था। 5 Other major annexations. Following सतारा other states like Sambalpur, Jhansi and Nagpur were also annexed using this policy. सतारा के बाद संबलपुर, झांसी और नागपुर जैसे राज्यों को भी इसी नाइट के जरिए हटा गया था।
सतारा के बाद संबलपुर, झांसी और नागपुर जैसे राज्यों को भी इसी 90 के जरिए हड़पा गया था। 6. The case of Rani Lakshmibai. The annexation of Jhansi because of this policy led Rani Lakshmibai to join the 1857 revolt against the British. इस 90 की वजह से झांसी को हड़पने पर रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में इंग्रेजों के खिलाफ यूं छेड़ दी थी। इस 90 की वजह से झांसी को हड़पने पर रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में इंग्रेजों के खिलाफ यूं छेड़ दी थी। 7. Annexation of Awadh exception. Awadh was annexed in 1856 not because of no heir, but on the grounds of must governance by Baji Ali Shah. 1856 में अवध को बिना बेटे की वजह से नहीं बल्कि कुशासन मस्त governance का आरोप लगाकर हड़पा गया था। 1856 में अवध को बिना बेटे की वजह से नहीं बल्कि कुशासन मस्त governance का आरोप लगाकर हड़पा गया था। 8. Impact on Indian rulers. This policy created widespread fear and resentment among Indian royalty, turning them into enemies of the British. इस 90 ने भारतीय राजाओं के बीच डर और गुस्सा पैदा कर दिया, जिससे वो अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। इस 90 ने भारतीय राजाओं के बीच डर और गुस्सा पैदा कर दिया, जिससे वो अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। 9. Prelude to 1857 revolt. The doctrine of lapse was one of the most significant political causes of the Great Revolt of 1857. Doctrine of lapse 1857 के महान विद्रोह के सबसे बड़े राजनीतिक कारणों में से एक था। Doctrine of lapse 1857 के महान विद्रोह के सबसे बड़े राजनीतिक कारणों में से एक था। 10. End of the policy. After the 1857 revolt, the British government withdrew this policy and allowed Indian rulers to adopt heirs. 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस 90 को वापस ले लिया और राजाओं को बेटे गोद लेने की इजाजत दी। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस 90 को वापस ले लिया और राजाओं को बेटे गोद लेने की इजाजत दी। भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पूरा A to Z छोटा पार्ट डिटेल में खत्म। एक फ्लैट बाटा, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी का ये कॉम्बो कैसे लगा? अगला सवाल क्या है? भाई, तेरा पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। यूपीएससी प्रीलिम्स में कथा, स्टोरी से ज्यादा फैक्ट्स और स्पेसिफिक्स कम आते हैं। एज पार्ट 4 में मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी टॉपिक उठूंगा, उस फैक्ट्स की बारिश कर दूंगा। डेट्स, नेम्स, प्लेसेस और इवेंट्स का पूरा डेटा मिलेगा। पहले इस इकोनॉमी के सवाल का एक्सट्रैक्ट करते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन, द बास्केट लॉजिक, इन्फ्लेशन के डोमेन, द बिग बास्केट्स होते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसमें सब कुछ आता है, रोटी, कपड़ा, मकान और टेल, फूड प्लस फ्यूल प्लस एवरीथिंग एल्स। कोर इन्फ्लेशन, इसमें से हम फूड और फ्यूल को निकाल देते हैं क्योंकि इनके दाम रोज बदलते घटते रहते हैं। सवाल का लॉजिक, जब सरकार ने क्रूड ऑयल पर ड्यूटी कम की तो फ्यूल सस्ता हो गया। क्योंकि फ्यूल हेडलाइन का हिस्सा है, इसलिए हेडलाइन सीपीआई गिर गया। पार्ट क्योंकि फ्यूल कॉस्ट में होता है नहीं, इसलिए कोर इन्फ्लेशन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी वजह से दोनों के बीच डाइवर्जेंस गैप आ गया। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। इन कीवर्ड्स पर ध्यान दो। क्रूड ऑयल ड्यूटी कट, हेडलाइन फॉल्स, कोर अनचेंज्ड। Q23. The government cuts import duties on crude oil and headline CPI falls even though core inflation remains unchanged. Which of the following explains this divergence? A. Food inflation declined. B. Fuel price pass-through affected headline only. C. Core inflation is more volatile. D. Base effect distortion. Part 3. Detailed postmortem. सारी possibilities and nuances. Option B. The correct logic. Fuel prices का असर डायरेक्ट हेडलाइन पर पड़ता है। core inflation को हम underlying inflation भी कहते हैं क्योंकि वो इकोनॉमी की असली हालत बताता है बिना फूड और फ्यूल के शोर नॉइस के। करेक्ट। ऑप्शन सी volatility trap. यूपीएससी अक्सर अंडरस्टेटमेंट देता है। याद रखना हेडलाइन इज मोर वोलेटाइल एंड core is less volatile. ऑप्शन डी बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब होता है पिछले साल के कंपैरिजन की वजह से डेटा का गलत दिखना। यहाँ असर ड्यूटी कट पॉलिसी से है, बेसिस से नहीं। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द सब्सिडी लाइंस A to Z प्रीलिम्स फैक्ट्स। भाई क्यों फैक्ट्स मान के लेना? ये रहा सब्सिडी लाइंस सहायक संधि के वो फैक्ट्स जो सीधा प्रीलिम्स में मिलेंगी। 1. Introduced by Lord Wellesley 1798. The subsidiary line system was introduced by Lord Wellesley, the Governor General from 1798 to 1805. Subsidiary line system को Lord Wellesley ने शुरू किया था, जो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल था। Subsidiary line system को Lord Wellesley ने शुरू किया था, जो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल था। 2. First state assigned Hyderabad 1798. The Nizam of Hyderabad was the first Indian ruler to accept the subsidiary lines in 1798. हैदराबाद का निजाम पहला भारतीय राजा था जिसने 1798 में सबसिडी लाइंस को स्वीकार किया था। हैदराबाद का निजाम पहला भारतीय राजा था जिसने 1798 में सबसिडी लाइंस को स्वीकार किया था। 3. Sequencing of states very important fact. After Hyderabad 1798, Mysore 1799, Tanjore 1799, Awadh 1801, Peshwa 1802, Bhonsle 1803, and Scindia 1803 signed it. हैदराबाद के बाद Mysore 1799, Tanjore 1799, Awadh 1801, Peshwa 1802, Bhonsle और Scindia 1803 ने आई साइन किया। हैदराबाद के बाद Mysore 1799, Tanjore 1799, Awadh 1801, Peshwa 1802, Bhonsle और Scindia 1803 ने आई साइन किया। 4. The British resident rule. Every state signing the alliance had to station a British official called a resident at their court. संधि साइन करने वाले हर राज्य को अपने दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी रखना पड़ता था जिसे रेजिडेंट कहते थे। संधि साइन करने वाले हर राज्य को अपने दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी रखना पड़ता था जिसे रेजिडेंट कहते थे। 5. Maintenance of British Army. The Indian ruler had to pay for the maintenance of a British military contingent within their territory. भारतीय राजा को अपने राज्य में रहने वाली ब्रिटिश सेना के खर्चे का पूरा पैसा देना पड़ता था। भारतीय राजा को अपने राज्य में रहने वाली ब्रिटिश सेना के खर्चे का पूरा पैसा देना पड़ता था। 6. Loss of foreign policy rights. Rulers could not employ any other Europeans or negotiate with any other Indian ruler without British permission. राजा किसी दूसरे यूरोपियन को नौकरी नहीं दे सकते थे और ना ही किसी दूसरे राजा से बिना इजाजत बात कर सकते थे। राजा किसी दूसरे यूरोपियन को नौकरी नहीं दे सकते थे और ना ही किसी दूसरे राजा से बिना इजाजत बात कर सकते थे। 7. Promise of internal non-interference. The British promised not to interfere in the internal affairs of the state, but they almost always broke this promise. ब्रिटिश ने राज्य के एंड्रू मैंगो में दखल ना देने का वादा किया था, पर वो अक्सर आइसोलेट देते थे। ब्रिटिश ने राज्य के एंड्रू मैंगो में दखल ना देने का वादा किया था, पर वो अक्सर आइसोलेट देते थे। 8. Disbandment of local army. The Indian ruler had to disband his own military and rely entirely on the British for protection. भारतीय राजा को अपनी खुद की सेना खत्म करनी पड़ती थी और सुरक्षा के लिए पूरी तरह इंग्रेजन पर निर्भर होना पड़ता था। भारतीय राजा को अपनी खुद की सेना खत्म करनी पड़ती थी और सुरक्षा के लिए पूरी तरह इंग्रेजन पर निर्भर होना पड़ता था। 9. Territory in lieu of payment. If a ruler failed to pay for the British army, a part of his territory was taken away as a penalty, e.g. Awadh. अगर राजा सेना का खर्चा नहीं देता था, तो उसके राज्य का एक हिस्सा जुर्माने के तौर पर ले लिया जाता था। अगर राजा सेना का खर्चा नहीं देता था, तो उसके राज्य का एक हिस्सा जुर्माने के तौर पर ले लिया जाता था। 10. Holkar, the exception. The Holkars of Indore were the last great Maratha confederates to accept the subsidiary lines in 1818. इंदौर के होलकर सबसे आखिरी बड़े मराठा सरदार थे जिन्होंने 1818 में संधि को स्वीकार किया था। इंदौर के होलकर सबसे आखिरी बड़े मराठा सरदार थे जिन्होंने 1818 में संधि को स्वीकार किया था। भाई ये रहा सबसिडी लाइंस के वो 10 पॉइंट्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बनकर आते हैं। सीक्वेंस याद रखना हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। एक फ्लैट बाटा, फैक्ट्स का लेवल सही है। भाई हाइपरइन्फ्लेशन इकोनॉमी की वो आखिरी स्टेज है जहां पे सिर्फ कागज का टुकड़ा ले जाता है। इसके बाद इकोनॉमी या तो बाटा सामान के बदले सामान पर चली जाती है या किसी दूसरे देश की करेंसी जैसे डॉलर अपनाई जाती है। चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं और पार्ट 4 में मॉडर्न हिस्ट्री के हाई यील्ड फैक्ट्स का डोज लेते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द बर्निंग कैश लॉजिक। पैसा मनी के तीन मेन काम होते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज सामान खरीदने के लिए, यूनिट ऑफ अकाउंट कीमत नापने के लिए, स्टोर ऑफ वैल्यू पैसे को बचा कर रखने के लिए ताकि भविष्य में यूज किया जा सके। हाइपरइन्फ्लेशन में तीसरा वाला काम स्टोर ऑफ वैल्यू पूरी तरह खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आज आपने 100 रुपीस बचा कर रखे हैं और महंगाई 1000% है तो क्या 100 रुपीस की कीमत शायद 10 पैसे के बराबर रह जाए। लॉ पैसा स्टोर करने के बजाय यूज तुरंत खर्च कर देते हैं या सोना फॉरेन करेंसी खरीद लेते हैं। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। इन स्टेटमेंट्स के रिश्ते को समझो। Q24 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट I hyperinflation leads to the collapse of the store of value function of money. Statement 2 under hyperinflation money loses purchasing power rapidly prompting a shift to barter or foreign currency. Which one of the following is correct? A. Both are correct and statement 2 is the correct explanation. B. Both are correct but statement 2 is not the explanation. C. Statement I is correct but statement 2 is incorrect. D. Statement I is incorrect but statement 2 is correct. Part 3 detailed postmortem सारी possibilities and nuances. Statement I analysis जब प्राइसेस हर घंटे बढ़ते हैं तो कोई भी बेवकूफ कैश नहीं बचेगा। इसलिए स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन फेल हो जाता है। सही है। Statement 2 analysis ये बताता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि करेंसी की परचेसिंग पावर खरीदने की शक्ति खत्म हो जाती है। इससे डॉलराइजेशन अपनी करेंसी छोड़कर डॉलर यूज करना या बाटर शुरू हो जाता है। सही है। रिलेशनशिप स्टेटमेंट 2 का कारण लॉस ऑफ पावर हाई स्टेटमेंट I का नतीजा collapse of store value है। इसलिए आप सही है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द परमानेंट सेटलमेंट प्रीलिम्स हाई यील्ड फैक्ट्स। भाई क्यों फैक्ट्स मान के देना? ये रहा परमानेंट सेटलमेंट साइबर बंदोबस्त के वो फैक्ट्स जो सीधा यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में मिलेंगी।
पूरा फोकस डेटा और स्पेसिफिक पार है 1 इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार एंड ओडिशा परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार और ओडिशा में शुरू किया था परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार और ओडिशा में शुरू किया था 2 जमींदार ओनर्स ऑफ लैंड अंडर द सिस्टम जमींदार were recognized as the legal owners of the land as long as they paid the tax इस सिस्टम में जमींदारों को जमीन का असली मालिक मान लिया गया था जब तक वो टैक्स भर रहे इस सिस्टम में जमींदारों को जमीन का असली मालिक मान लिया गया था जब तक वो टैक्स भर रहे 3 फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू अमाउंट द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड परमानेंटली एंड कुड नॉट बी इंक्रीज्ड इन द फ्यूचर बाय द ब्रिटिश लगान टैक्स की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई थी और भविष्य में इंक्रीज बढ़ा नहीं सकते थे लगान टैक्स की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई थी और भविष्य में इंक्रीज बढ़ा नहीं सकते थे 4 द 10 11th शेड्यूल क्रूशियल फैक्ट आउट ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्टेड 10 11th went to the British and only 1 11th was kept by the जमींदार कुल इकट्ठे किए गए टैक्स में से 10 11th हिस्सा अंग्रेजों को मिलता था और सिर्फ 1 11th हिस्सा जमींदार रखता था कुल इकट्ठे किए गए टैक्स में से 10 11th हिस्सा अंग्रेजों को मिलता था और सिर्फ 1 11th हिस्सा जमींदार रखता था 5 द सनसेट लॉ प्रीवियस कीवर्ड इफ द जमींदार failed to pay the tax by sunset on the specified date his estate was auctioned off अगर जमींदार की तारीख के सूरज ढलने तक टैक्स नहीं भरता था तो उसकी जमींदारी नीलम कर दी जाती थी अगर जमींदार की तारीख के सूरज ढलने तक टैक्स नहीं भरता था तो उसकी जमींदारी नीलम कर दी जाती थी 6 कवरेज एरिया 90% of British India permanent settlement covered approximately 90% of the total territory of British India permanent settlement British India के कुल इलाके के लगभग 90% इस बार लागू किया गया था permanent settlement British India के कुल इलाके के लगभग 90% इस बार लागू किया गया था 7 John Shaw's planning the primary architect of the plan behind permanent settlement was John Shaw not just Cornwallis permanent settlement की योजना के असली आर्किटेक्ट जॉन शॉ थे सिर्फ कॉर्नवालिस नहीं permanent settlement की योजना के असली आर्किटेक्ट जॉन शॉ थे सिर्फ कॉर्नवालिस नहीं 8 heritable and transferable rights जमीनी rights became heritable could be passed to sons and transferable could be sold जमीन के अधिकार वंशनुगत बेटे को मिलने वाले और ट्रांसफर होने वाले बेचे जाने वाले बन गए थे जमीन के अधिकार वंशनुगत बेटे को मिलने वाले और ट्रांसफर होने वाले बेचे जाने वाले बन गए थे 9 no regulation on rent from peasants the British fixed their share from zamindars but did not regulate how much zamindars could extract from farmers अंग्रेजों ने अपना हिस्सा तो फिक्स किया पर जमींदार के से कितने वसूलन जिस बार कोई नियम नहीं बनाया अंग्रेजों ने अपना हिस्सा तो फिक्स किया पर जमींदार के से कितने वसूलन जिस बार कोई नियम नहीं बनाया 10 emergence of absentee landlordism since zamindars often lived in cities and sent agents to collect rent it led to absentee landlordism क्योंकि जमींदार अक्सर शहर में रहते थे और वसूली के लिए एजेंट भेजते थे इससे absentee landlordism पैदा हुई क्योंकि जमींदार अक्सर शहर में रहते थे और वसूली के लिए एजेंट भेजते थे इससे absentee landlordism पैदा हुई भाई ये रहा परमानेंट सेटलमेंट के टॉप 10 फैक्ट्स सनसेट लॉ और 10 11th शेयर को ध्यान से याद रखना यूपीएससी यहीं से ऑप्शंस बनाता है भाई ये डिसइंफ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट यूपीएससी का एक बहुत हाई प्यारा ट्रैप है वो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं कि डिसइंफ्लेशन मतलब प्राइसेस का नीचे गिरना है और असलियत में ये सिर्फ स्पीड का कम होना है चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं और पार्ट 4 में मॉडर्न हिस्ट्री के एक और हाई टॉपिक पार्ट चलते हैं पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द एक्सेलरेटर लॉजिक इसको ऐसे समझो आपका चल रहा है वो इन्फ्लेशन आपके एक्सेलरेटर दबाई का स्पीड बढ़ रही है प्राइसेस राइजिंग डिसइंफ्लेशन आपके एक्सेलरेटर से थोड़ा पे हाथ लिया कार अभी भी आगे जा रही है पर उसके बंधन की रफ्तार स्पीड कम हो गई है मतलब महंगाई अभी भी है पर पिछले महीने के मुकाबले कम तेजी से बढ़ रही है डिफ्लेशन आपने ब्रेक मार दिया और गाड़ी पीछे रिवर्स लेने लगे टैप प्राइसेस नीचे गुड है Part 2. Practice on UPSC Master Logic. In keywords को ध्यान से पढ़ो. Necessarily implies a fall at a decreasing rate. Q25. Consider the following statements. Statement I. Disinflation necessarily implies a fall in the general price level. Statement 2. During disinflation, prices still rise but at a decreasing rate. Which one of the following is correct? A. Both are correct and 2 is the explanation. B. Both are correct but 2 is not the explanation. C. Statement I is correct, 2 is incorrect. D. Statement I is incorrect but statement 2 is correct. Part 3. The date postmortem. सारी possibilities in आपकी स्कूल. Statement I analysis. ये fall in price level की बात कर रहा है जो कि deflation की definition है. Disinflation में prices बढ़ते हैं, बस उनकी speed rate कम होती है. इसलिए ये statement गलत है. Incorrect. Statement 2 analysis. ये disinflation की असली definition है. अगर महंगाई 10% से 1% हो गई तो सामान अभी भी महंगा हो रहा है, पर 10% की जगह 1% की रफ्तार से. Correct. RBI perspective. RBI का टारगेट होता है 4% plus or minus 2%. अगर महंगाई 7% है तो RBI use 4% पार लेने की कोशिश करता है. इस 7% से 4% के इजाफा को हाई हम डिसइंफ्लेशनरी प्रोसेस कहते हैं. पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द राइट वाली सेटलमेंट प्रीवियस हाई यील्ड फैक्ट्स भाई क्यों मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट्स मांगे थे तो ये रहा है राइट वाली सिस्टम के वो 10 फैक्ट्स जो यूपीएससी हमेशा घूमकर पूछता है. पूरा फोकस डेटा और स्पेसिफिक पार है. 1 इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मनरो एंड अलेक्जेंडर रीड द राइट वाली सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर रीड इन 1792 एंड लेटर एक्सपैंडेड बाय थॉमस मनरो इन 1820. राइट वाली सिस्टम को पहले अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में शुरू किया और बाद में थॉमस मनरो ने 1820 में आइस बढ़ाया. राइट वाली सिस्टम को पहले अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में शुरू किया और बाद में थॉमस मनरो ने 1820 में आइस बढ़ाया. 2 मेजर रीजंस मद्रास एंड बॉम्बे. This system was mainly implemented in the Madras and Bombay presidencies and parts of Assam and Coorg. ये सिस्टम मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज और असम और कुर्ग के कुछ हिस्से में लागू था. ये सिस्टम मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज और असम और कुर्ग के कुछ हिस्से में लागू था. 3 direct settlement with rights farmers. Unlike the zamindari system, the British made a direct settlement with the individual farmers called riots. जमींदारी सिस्टम के उल्टे अंग्रेजों ने सीधा किसान राइट्स के साथ लगान का समझौता किया था. जमींदारी सिस्टम के उल्टे अंग्रेजों ने सीधा किसान राइट्स के साथ लगान का समझौता किया था. 4 ownership rights of farmers. The rights were recognized as the owners of the land as long as they paid the land revenue to the government. किसानों को टैप तक जमीन का मालिक माना जाता था जब तक वो सरकार को लगान देते रहते थे. किसानों को टैप तक जमीन का मालिक माना जाता था जब तक वो सरकार को लगान देते रहते थे. 5 high revenue rates 50% to 60%. The land revenue was very high, usually fixed at 50% for dry lands and 60% for irrigated lands. लगान की दारिंग बहुत ज्यादा थी, आमतौर पर सूखी जमीन पर 50% और सिंचित जमीन पर 60% फिक्स थी. लगान की दारिंग बहुत ज्यादा थी, आमतौर पर सूखी जमीन पर 50% और सिंचित जमीन पर 60% फिक्स थी. 6 periodic revision of revenue. Unlike the permanent settlement, the revenue in right wali was not fixed and was revised every 20 to 30 years. परमानेंट सेटलमेंट के उल्टे राइट वाली में लगान फिक्स नहीं था और हर 20 से 30 साल में बदल दिया जाता था. परमानेंट सेटलमेंट के उल्टे राइट वाली में लगान फिक्स नहीं था और हर 20 से 30 साल में बदल दिया जाता था. 7 कवरेज एरिया 51% of British India. The right wali system covered approximately 51% of the total territory of British India. राइट वाली सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के कुल इलाके के लगभग 51% इस बार लागू किया गया था. राइट वाली सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के कुल इलाके के लगभग 51% इस बार लागू किया गया था. 8 assessment based on soil and crop. Revenue was assessed based on the quality of the soil and the nature of the crop produced. लगान का निर्धारण जमीन की मिट्टी की क्वालिटी और फसल की किस्म के आधार पर किया जाता था. लगान का निर्धारण जमीन की मिट्टी की क्वालिटी और फसल की किस्म के आधार पर किया जाता था. 9 role of money lenders. Due to high taxes, rights often borrow money from money lenders, leading to widespread debt and land loss. ज़्यादा टैक्स की वजह से किसान अक्सर सैकड़ों से कर्ज लेते थे जिससे वो कर्ज की जाल में फंस जाते थे. ज़्यादा टैक्स की वजह से किसान अक्सर सैकड़ों से कर्ज लेते थे जिससे वो कर्ज की जाल में फंस जाते थे. 10 बारामहाल district start 1792. The system was first tried in the Baramahal district of Tamil Nadu by Captain Alexander Reed. इस सिस्टम का पहला प्रयोग तमिलनाडु के बारामहाल जिले में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा किया गया था. इस सिस्टम का पहला प्रयोग तमिलनाडु के बारामहाल जिले में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा किया गया था. भाई राइट वाली के ये 10 फैक्ट्स दिमाग में छाप लो. 51% कवरेज और मनरू रीड के नाम यूपीएससी के फेवरेट हैं. एक फ्लैट बाटा ये वाला दोस्त कैसे लगा? भाई ये फिजिकल डेफिसिट मोनेटाइजेशन वाला टॉपिक यूपीएससी इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. इसका असर सीधा इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई पर पड़ता है. इसको खत्म करके हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक हाई टॉपिक पर चलेंगे. पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द फ्री मनी लॉजिक. इसको ऐसे समझो सरकार को 100 रुपीस खर्च करने हैं बाद उसकी कमाई से 80 रुपीस है. जो 20 रुपीस कम है वो है फिजिकल डेफिसिट. एक लाख सरकार के पास राशि है. मार्केट से उधार लेना इससे लोगों का पैसा सरकार के पास चला जाता है. टोटल पैसा वही रहता है.
मोनेटाइजेशन 9 नोट छापना। सरकार आरबीआई को बोलती है 9 नोट छापो और मुझे उधार दो। जब नया पैसा M0 सिस्टम में आता है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है। लेकिन अगर देश में फैक्ट्री उतना हाई सामान बना रही है तो ज्यादा पैसा नहीं थोड़े से सामान के पीछे भागेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसी को कहते हैं प्रिंटिंग मनी कॉजेस इन्फ्लेशन। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। इन स्टेटमेंट्स के बीच का क्यों रीजनिंग ढूंढो। Q26 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट I फिस्कल डेफिसिट मोनेटाइजेशन कैन कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। Statement 2 monetization of deficit expands money supply without corresponding output growth. Which one of the following is correct? A. Both are correct and statement 2 is the correct explanation. B. Both are correct but statement 2 is not the explanation. C. Statement I is correct, 2 is incorrect. D. Statement I is incorrect but statement 2 is correct. Part 3 detailed postmortem सारी possibilities and nuances. Statement I analysis जब नया पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट होता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। अगर सप्लाई नहीं बढ़ी तो प्राइसेस बढ़ेंगे इसलिए ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। सही है। Statement 2 एनालिसिस ये बताता है कि इन्फ्लेशन क्यों हुई क्योंकि मनी सप्लाई तो बढ़ गई पर आउटपुट प्रोडक्शन वही रहा। बिना प्रोडक्शन बढ़े पैसा बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन को नाइट कर देना। सही है। रिलेशनशिप Statement 2 वो कारण रीजन है जिसकी वजह से Statement I इन्फ्लेशन होता है इसलिए आप सही आंसर है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द महंगाई सेटलमेंट प्रीवियस हाई फैक्ट्स। भाई क्यों मॉडल हिस्ट्री मांगी थी तो आप तीसरा बड़ा लैंड रेवेन्यू सिस्टम खत्म करते हैं महंगाई सिस्टम। पूरा फोकस फैक्ट्स और डेटा पर है। 1 इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ट मैकेंजी 1822। द महंगाई सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1822 बाय होल्ट मैकेंजी एंड लेटर रिफाइंड अंडर लॉर्ड विलियम बेंटिक इन 1833। महंगाई सिस्टम को 1822 में होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया और बाद में 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आइस बेहतर बनाया। महंगाई सिस्टम को 1822 में होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया और बाद में 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आइस बेहतर बनाया। 2 मेजर रीजंस नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। This system was implemented in Northwest Frontier, Punjab, Central India, and parts of the Gangetic Valley, United Provinces. ये सिस्टम नॉर्थवेस्ट फ्रंटियर पंजाब सेंट्रल इंडिया और गैंजेटिक वैली यूपी के इलाकों में लागू किया गया था। ये सिस्टम नॉर्थवेस्ट फ्रंटियर पंजाब सेंट्रल इंडिया और गैंजेटिक वैली यूपी के इलाकों में लागू किया गया था। 3 मीनिंग ऑफ महल यूनिट ऑफ असेसमेंट। द वर्ड महल मींस अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस व्हिच वाज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट फॉर टैक्स असेसमेंट। महल का मतलब होता है एक गांव या गांव का समूह जिसे टैक्स निर्धारण के लिए एक यूनिट माना जाता था। महल का मतलब होता है एक गांव या गांव का समूह जिसे टैक्स निर्धारण के लिए एक यूनिट माना जाता था। 4 रोल ऑफ विलेज हेडमैन लंबरदार। द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग टैक्स एंड पेइंग इट टू द ब्रिटिश लेबर द विलेज हेडमैन नोन एज द लंबरदार। टैक्स इकट्ठा करके एंड को देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की होती थी जिसे लंबरदार कहा जाता था। टैक्स इकट्ठा करके एंड को देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की होती थी जिसे लंबरदार कहा जाता था। 5 कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। द एंटायर विलेज कम्युनिटी वाज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। पूरा गांव सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लगान भरने के लिए जिम्मेदार होता था। पूरा गांव सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लगान भरने के लिए जिम्मेदार होता था। 6 पीरियोडिक रिविजन ऑफ रेवेन्यू। लाइक राइट वाली द रेवेन्यू इन महलवाड़ी वाज नॉट परमानेंट एंड वाज रिवाइज्ड पीरियोडिकली। राइट वाली की तरह महलवाड़ी में भी लगान फिक्स नहीं था और समय समय पर इसका रिविजन किया जाता था। राइट वाली की तरह महलवाड़ी में भी लगान फिक्स नहीं था और समय समय पर इसका रिविजन किया जाता था। 7 कवरेज एरिया 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द महलवाड़ी सिस्टम कवर्ड अप्रॉक्सिमेटली 30% ऑफ द टोटल टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। महलवाड़ी सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के कुल इलाके के लगभग 30% हिस्सा लागू किया गया था। महलवाड़ी सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के कुल इलाके के लगभग 30% हिस्सा लागू किया गया था। 8 हैवी रेवेन्यू डिमांड। Initially, the state demand was as high as 80 to 95% of the rental value, making it extremely oppressive. शुरू में सरकारी मांग बहुत ज्यादा थी, लगभग 80 to 95% तक, जिसने किसानों का जीना मुश्किल कर दिया था। शुरू में सरकारी मांग बहुत ज्यादा थी, लगभग 80 to 95% तक, जिसने किसानों का जीना मुश्किल कर दिया था। 9 individual vs selective ownership. While the village was a unit, individual ownership of plots often existed within the collective framework. हालांकि गांव एक यूनिट था, पर समूही ढांचे के अंदर किसानों का अपनी जमीन पर व्यक्तिगत इंडिविजुअल अधिकार भी होता था। हालांकि गांव एक यूनिट था, पर समूही ढांचे के अंदर किसानों का अपनी जमीन पर व्यक्तिगत इंडिविजुअल अधिकार भी होता था। 10 impact on village communities. The high tax and the power of the lumberjard often led to social tension and the breakdown of traditional village harmony. ज्यादा टैक्स और लंबरदार की ताक की वजह से अक्सर सामाजिक तनाव पैदा होता था और गांव का भाईचारा टूट जाता था। ज्यादा टैक्स और लंबरदार की ताक की वजह से अक्सर सामाजिक तनाव पैदा होता था और गांव का भाईचारा टूट जाता था। भाई महंगाई के ये 10 फैक्ट्स दिमाग में सेट कर लो। होल्ट मैकेंजी 30% कवरेज और लंबरदार ये तीनों कीवर्ड्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। एक फ्लैट बाटा फैक्ट्स की क्वालिटी कैसी लगी? भाई ये स्टैग्फलेशन वाला सवाल यूपीएससी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ट्रैप है। आइए ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ नॉर्मल इकोनॉमिक रूल्स फेल हो जाते हैं। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक और फैक्ट हैवी टॉपिक पर चलेंगे। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द डबल ट्रबल लॉजिक। स्टैग्फलेशन स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन इकोनॉमी की वो हालत है जहां दो दुश्मन एक साथ हमला करते हैं। इन्फ्लेशन की मिठाई आसमान छू रही है। स्टैग्नेशन जीडीपी की रफ्तार रुकी हुई है और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या है? अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करता है मॉनेटरी एक्सपेंशन तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा और लोग और ज्यादा डिमांड करेंगे जिससे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो कर्ज महंगा होगा कंपनीज नए प्लान नहीं लगाएंगी और बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए सिर्फ मॉनेटरी एक्सपेंशन से आई सॉल्व करना नामुमकिन है। आई सॉल्व करने के लिए सप्लाई साइड रिफॉर्म्स ईजी टेस्ट करना टैक्स कम करना की जरूरत होती है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। इन स्टेटमेंट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट समझो। Q27 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट I स्टैग्फलेशन कैन बी इफेक्टिवली सॉल्व्ड ओनली थ्रू अग्रेसिव मॉनेटरी एक्सपेंशन। Statement 2 monetary easing during stagflation risks further inflation without increasing output. Which one of the following is correct? A. Both are correct and statement 2 is the correct explanation. B. Both are correct but statement 2 is not the explanation. C. Statement I is correct, 2 is incorrect. D. Statement I is incorrect but statement 2 is correct. Part 3 detailed postmortem सारी possibilities and policy dilemma. Statement I analysis ये कह रहा है कि aggressive monetary expansion पैसा छापना सस्ता करना सॉल्यूशन है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि स्टैग्फलेशन में प्रॉब्लम डिमांड की नहीं सप्लाई की होती है। पैसा बढ़ाने से सिर्फ महंगाई बढ़ेगी आउटपुट नहीं। इनकरेक्ट। Statement 2 एनालिसिस ये बताता है कि क्यों एक्सपेंशन खतरनाक है। क्योंकि सप्लाई रुकी हुई है इसलिए नया पैसा सिर्फ कीमत को ऊपर ले जाएगा। फर्दर इन्फ्लेशन और प्रोडक्शन आउटपुट वही का वही रहेगा। करेक्ट। रियल सॉल्यूशन स्टैग्फलेशन को ठीक करने के लिए सरकार को सप्लाई साइड मेजर्स लेने पड़ते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना या बिजनेस की लागत कम करना और आरबीआई को प्रूडेंट मॉनेटरी पॉलिसी ना बहुत ज्यादा सैट ना बहुत ढीली रखनी पड़ती है। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 प्रीवियस हाई यील्ड फैक्ट्स। भाई क्यों मॉडर्न हिस्ट्री मांगा था तो आप मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के वो फैक्ट्स बदलो जो यूपीएससी बार-बार पूछता है। 1 इशूड इन 1854 बाय चार्ल्स वुड। वुड्स डिस्पैच वाज इशूड इन 1854 बाय चार्ल्स वुड हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वुड्स डिस्पैच को 1854 में चार्ल्स वुड ने जारी किया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। वुड्स डिस्पैच को 1854 में चार्ल्स वुड ने जारी किया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। 2 गोल स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। The primary aim was to spread Western knowledge and science among Indians through the English language. इसका मुख्य मकसद भारतीयों के बीच अंग्रेजी भाषा के जरिए पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान को फैलाना था। इसका मुख्य मकसद भारतीयों के बीच अंग्रेजी भाषा के जरिए पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान को फैलाना था। 3 vernacular languages at school level. It recommended that vernacular languages, local languages, should be used as a medium of instruction at the school level. इसने सिफारिश की थी कि स्कूल स्तर पर पढ़ाई का माध्यम स्थानीय भाषाएं vernacular languages होनी चाहिए। इसने सिफारिश की थी कि स्कूल स्तर पर पढ़ाई का माध्यम स्थानीय भाषाएं vernacular languages होनी चाहिए। 4 English language at university level. At the university level, English was recommended as the primary medium of instruction. यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ाई के मुख्य माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की गई थी। यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ाई के मुख्य माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की गई थी। 5 creation of education departments. It led to the creation of Department of Public Instruction in every province of British India. इसके तहत ब्रिटिश इंडिया के हर प्रांत में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। इसके तहत ब्रिटिश इंडिया के हर प्रांत में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। 6 establishment of universities 1857. Universities in Calcutta, Bombay and Madras were established in 1857 based on the model of London University. लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी। लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी। 7 promotion of women's education. The dispatch explicitly emphasized the importance of women's education and recommended government support for it. इसने महिलाओं की शिक्षा पास कर दिया और सरकार को उनकी शिक्षा में मदद करने की सिफारिश की। इसने महिलाओं की शिक्षा पास कर दिया और सरकार को उनकी शिक्षा में मदद करने की सिफारिश की। 8 grants in aid system. It introduced a system of grants in aid to encourage private schools and colleges to improve their quality. इसने प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों को मदद grants in aid देने का सिस्टम शुरू किया ताकि वो बेहतर बन सकें। इसने प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों को मदद grants in aid देने का सिस्टम शुरू किया ताकि वो बेहतर बन सकें। 9 focus on teacher training. Woods dispatched stressed the need for teacher training schools to improve the quality of classroom teaching. इसने टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए अलग से स्कूल खोल पास कर दिया ताकि पढ़ाने का स्तर सुधार सके। इसने
जिसने टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए अलग से स्कूल पार्ट्स और दिया ताकि पढ़ाने का स्तर सुधार सके। 10 सेक्युलर एजुकेशन पॉलिसी। द गवर्नमेंट वाज एडवाइज्ड टू प्रोवाइड सेक्युलर एजुकेशन इन द इंस्टीट्यूशंस सपोर्टेड बाय इट। सरकार को सिफारिश की गई थी कि वो अपने द्वारा चलाए गए सैंक्शन और मेहरबानी पेश सेक्युलर शिक्षा द। सरकार को सिफारिश की गई थी कि वो अपने द्वारा चलाए गए सैंक्शन और मेहरबानी पेश सेक्युलर शिक्षा द। भाई वुड्स डिस्पैच के लिए 10 फैक्ट्स दिमाग में छाप लो। 1854 वर्नाक्युलर वीएस इंग्लिश और 1857 यूनिवर्सिटीज ये यूपीएससी के फेवरेट पॉइंट्स हैं। बता क्या ये पॉइंट्स तेरे कोचिंग के नोट्स से ज्यादा सॉलिड हैं? अगला सवाल। भाई ये डिमांड साइड बीएस सप्लाई साइड का फास्ट समझना इकोनॉमी की सबसे बड़ी बुनियाद है। यूपीएससी अक्सर ऐसे ऑप्शंस देता है जहां आप कंफ्यूज हो जाओ कि पैसे बढ़ रहा है या सामान बनाना महंगा हो रहा है। इसको खत्म करके हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक और फैक्ट हैवी टॉपिक पर चलेंगे। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द पॉकेट बीएस फैक्ट्री लॉजिक। इन्फ्लेशन के कारण को रूल्स में बांटा जाता है। डिमांड साइड पॉकेट ये वो फैक्टर्स हैं जो लोगों की जेब में पैसे बढ़ाते हैं। जब सबके पास पैसे होगा तो सब सामान खरीदने भजन डिमांड बढ़ेगी। इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जांपल्स टैक्स कम होना, सैलरी बढ़ना, गवर्नमेंट का ज्यादा खर्च करना। सप्लाई साइड फैक्टरी ये वो फैक्टर्स हैं जो फैक्टरी के अंदर सामान बनाना महंगा कर देते हैं। सामान कम बनता है और कीमत बढ़ जाती है। इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जांपल्स कच्चा माल रॉ मटेरियल महंगा होना, बिजली महंगी होना या मजदूरों की पगार वेजेस बढ़ना। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी मास्टर लॉजिक। इन पॉइंट्स को ध्यान से देखो और देखो कि पैसा कहां से आ रहा है। Q28 with respect to the causes of inflation which of the following are demand side factors? I increase in disposable income. 2 rise in government expenditure. 3 increase in input cost due to wage hike. Select the correct answer. A I and 2 only. B I and 3 only. C 2 and 3 only. D I 2 and 3. Part 3 detailed postmortem सारी possibilities and nuances. Statement I disposable income अगर सरकार टैक्स कम कर दे या लोगों की सैलरी बढ़ जाए तो उनके पास खर्च करने लायक पैसा disposable income बढ़ जाएगा। ये सीधा डिमांड को ऊपर ले जाएगा। करेक्ट डिमांड साइड। स्टेटमेंट 2 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब सरकार सड़क बनाती है या सब्सिडी देती है तो वो मार्केट में पैसा इंजेक्ट करती है। इससे लोगों की आमदनी और डिमांड दोनों बढ़ती है। करेक्ट डिमांड साइड। स्टेटमेंट 3 वेज हाइक मजदूरी वेज बढ़ने से फैक्टरी की लागत इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रोड्यूसर को सामान बनाना महंगा पड़ता है इसलिए वो कीमत बढ़ा देता है। ये सप्लाई कॉस्ट का मामला है डिमांड का नहीं। इनकरेक्ट सप्लाई साइड। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 प्रीवियस हाई यील्ड फैक्ट्स। भाई क्यों मॉडर्न हिस्ट्री मांगा था तो आप लॉर्ड लिटन के असकारी कानून के फैक्ट्स बदलो जो गैरिंग एक्ट के नाम से बदनाम था। 1 enacted in 1878 by Lord Lytton. The Vernacular Press Act was passed in 1878 by Lord Lytton to curtail the freedom of the Indian language press. Vernacular Press Act को 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषाओं के अखबार की आजादी को रोकने के लिए पास किया था। Vernacular Press Act को 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषाओं के अखबार की आजादी को रोकने के लिए पास किया था। 2 known as the Gadding Act. It was nicknamed the Gadding Act because it aimed to silence the criticism of government policies in local newspapers. ICE Gadding Act मुंह बैन करने वाला कानून कहा जाता था क्योंकि इसका मकसद स्थानीय अखबार में सरकारी बुराई को रोकना था। ICE Gadding Act मुंह बैन करने वाला कानून कहा जाता था क्योंकि इसका मकसद स्थानीय अखबार में सरकारी बुराई को रोकना था। 3 targeted only non-English press. The act was discriminatory as it applied only to vernacular local language newspapers and excluded English language publications. ये कानून भेदभावपूर्ण था क्योंकि ये सिर्फ स्थानीय भाषा के अखबारों पर लागू था अंग्रेजी अखबारों पर नहीं। ये कानून भेदभावपूर्ण था क्योंकि ये सिर्फ स्थानीय भाषा के अखबारों पर लागू था अंग्रेजी अखबारों पर नहीं। 4 the role of the magistrate. District magistrates were empowered to call upon the printer and publisher to enter into a bond not to publish anything against the government. District magistrate के पास ये ताकत थी कि वो publisher से bond भरवा सके कि वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं चपेंच। District magistrate के पास ये ताकत थी कि वो publisher से bond भरवा सके कि वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं चपेंच। 5 confiscation of printing machinery. If a newspaper violated the bond, the government could seize the printing press and all its equipment. अगर कोई अगर बॉन्ड तोड़ता था तो सरकार उसकी प्रिंटिंग मशीन और सारा सामान जब्त सीज कर सकती थी। अगर कोई अगर बॉन्ड तोड़ता था तो सरकार उसकी प्रिंटिंग मशीन और सारा सामान जब्त सीज कर सकती थी। 6 no right to appeal. The decision of the magistrate was final and no appeal could be made in a court of law against it. मैजिस्ट्रेट का फैसला आखिरी होता था और उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। मैजिस्ट्रेट का फैसला आखिरी होता था और उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। 7 the Amrita Bazar Patrika incident crucial fact. To escape the act overnight, the Amrita Bazar Patrika converted itself from a Bengali weekly into an English newspaper. इस कानून से बचने के लिए अमृता बाजार पत्रिका निरापुरात अपने आप को बंगाली से अंग्रेजी अखबार में बदल लिया था। इस कानून से बचने के लिए अमृता बाजार पत्रिका निरापुरात अपने आप को बंगाली से अंग्रेजी अखबार में बदल लिया था। 8 Samprakash was the first to be banned. The Bengali newspaper Samprakash was the first to be banned under the provisions of this act. बंगाली अखबार समप्रकाश पहला ऐसा अखबार था जिस पर इस कानून के तहत बैन लगाया गया था। बंगाली अखबार समप्रकाश पहला ऐसा अखबार था जिस पर इस कानून के तहत बैन लगाया गया था। 9 repealed by Lord Ripon 1882. The act was eventually repealed in 1882 by Lord Ripon who was known for his liberal policies. इस कानून को आखिर 1882 में लॉर्ड रिपन ने खत्म किया जो अपनी उदार लिबरल नीति के लिए जाने जाते थे। इस कानून को आखिर 1882 में लॉर्ड रिपन ने खत्म किया जो अपनी उदार लिबरल नीति के लिए जाने जाते थे। 10 reaction of Indian nationalists. The act led to widespread protest and played a major role in the growth of modern Indian nationalism. इस कानून की वजह से देश भर में विरोध हुआ और इसने भारतीय राष्ट्रवाद नेशनलिज्म को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस कानून की वजह से देश भर में विरोध हुआ और इसने भारतीय राष्ट्रवाद नेशनलिज्म को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। भाई वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के ये 10 फैक्ट्स फ्रीडम्स के लिए रिटा मलिना लिटन 1878 ने लगाया और रिपन 1882 ने हटे। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। भाई पॉवर्टी ट्रैप गरीबी का जाल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि गरीब सिर्फ इसलिए गरीब नहीं है कि वो मेहनत नहीं करता बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे इंटरव्यू में फंस गया है जहां से निकलने के लिए उसके पास सी मनी शुरुआती पैसा हाई नहीं है। चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं और पार्ट 4 में मॉडर्न हिस्ट्री के एक और हाई टॉपिक पार्ट चलते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द साइकिल लॉजिक। पॉवर्टी ट्रैप को एक टूटी हुई साइकिल की तरह समझो। आपकी इनकम कम है राइट इसलिए आपकी सेविंग बजट जीरो है। सेविंग जीरो है राइट इसलिए आप नए कॉन्सेप्ट एजुकेशन या सेहत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट नहीं है राइट इसलिए आपकी प्रोडक्टिविटी काम करने की सहमत कम रह जाती है। प्रोडक्टिविटी कम है राइट इसलिए आपकी इनकम फिर से कम रहती है। ये लूप चलता रहता है जब तक बाहर से कोई कुछ सरकारी मदद लोन या फ्री एजुकेशन नहीं मिलती तब तक इंसान इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाता। Part 2 practice on UPSC master logic. In statements A keywords copper self reinforcing cycle or S-shaped model. Q29 with reference to the concept of the poverty trap consider the following statements. I a poverty trap exists when low income leads to low saving and low investment which in turn perpetuate low income. 2 in the S-shaped income growth model households below a certain threshold are unlikely to escape poverty without external intervention. Which of the statements given above are correct? A I only, B 2 only, C both I and 2, D neither I nor 2. Part 3 detailed postmortem the S-shaped model. Statement I analysis ये poverty trap की basic definition है जो रैंडम नर्व्स नीडी थी अ कंट्री इज पुअर बिकॉज़ इट इज पुअर। गरीबी हाई गरीबी का कारण बन जाती है। करेक्ट। स्टेटमेंट 2 एनालिसिस एस शेप कर्व एक ग्राफ होता है। इसमें एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड एक हद होती है। अगर आपका एसेट लेवल हद से नीचे है तो आपकी कैश की कमाई आज से कम होगी और आप नीचे गिर जाओगे। इससे निकलने के लिए एक बिग पुश चाहिए होता है ताकि आप उस हद को पार कर सको। करेक्ट। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास देवर बिल कंट्रोवर्सी 1883 प्रीवियस हाई यील्ड फैक्ट्स। भाई क्यों मॉडर्न हिस्ट्री मांगा था तो आप लॉर्ड रिपन के वक्त हुए असेंट गेम के फैक्ट्स बदलो जिसने इंडियंस को लिमिटेड ऑर्गेनाइज होना सिखाया। 1 इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 बाय सर सीपी एल्बर्ट। द एल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 ड्यूरिंग द वाइसरॉयटी ऑफ लॉर्ड रिपन बाय द लॉ मेंबर्स ऑफ सीपी। एल्बर्ट बिल को 1883 में लॉर्ड रिपन के वक्त कानून मंत्री सर सीपी एल्बर्ट ने पेश किया था। एल्बर्ट बिल को 1883 में लॉर्ड रिपन के वक्त कानून मंत्री सर सीपी एल्बर्ट ने पेश किया था। 2 एम रिमूविंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। The main objective of the bill was to allow Indian judges to try criminal cases involving European subjects.
इस बिल का मुख्य मकसद भारतीय जजों को अनक्रिमिनल केसेस की सुनवाई का अधिकार देना था जिनमें यूरोपियन लॉ शामिल थे। इस बिल का मुख्य मकसद भारतीय जजों को अनक्रिमिनल केसेस की सुनवाई का अधिकार देना था जिनमें यूरोपियन लॉ शामिल थे। 3. Existing disqualification before 1883. Before this bill, Indian magistrates were not allowed to judge Europeans even if the judge was senior in position. इस बिल से पहले भारतीय मैजिस्ट्रेट को यूरोपियंस के फाइल करने की इजाजत नहीं थी, भले हाई जज पैड में सीनियर हो। इस बिल से पहले भारतीय मैजिस्ट्रेट को यूरोपियंस के फाइल करने की इजाजत नहीं थी, भले हाई जज पैड में सीनियर हो। 4. Violent reaction by Europeans. The European community in India and Britain launched a fierce protest against the bill, calling it a black act. भारत और ब्रिटेन के यूरोपियंस ने इसका भले विरोध किया और आइसे काला कानून ब्लैक एक्ट कहा। भारत और ब्रिटेन के यूरोपियंस ने इसका भले विरोध किया और आइसे काला कानून ब्लैक एक्ट कहा। 5. Formation of Defense Association. The Europeans formed a defense association and raised 1.5 lakh rupees to campaign against the bill. यूरोपियंस ने एक डिफेंस एसोसिएशन बनाई और इस बिल के खिलाफ प्रचार करने के लिए 1.5 लाख रुपए इकट्ठे किए। यूरोपियंस ने एक डिफेंस एसोसिएशन बनाई और इस बिल के खिलाफ प्रचार करने के लिए 1.5 लाख रुपए इकट्ठे किए। 6. Racial arrogance argument. The Europeans argued that an Indian judge could not understand European psychology and morals, hence couldn't judge them. यूरोपियंस का कहना था कि एक भारतीय जज उनकी मानसिकता और सांस को नहीं समझ सकता, इसलिए वो उनका फैसला नहीं कर सकता। यूरोपियंस का कहना था कि एक भारतीय जज उनकी मानसिकता और सांस को नहीं समझ सकता, इसलिए वो उनका फैसला नहीं कर सकता। 7. Lord Rippon's compromise modified bill. Due to intense pressure, Lord Ripon had to modify the bill, introducing the jury system for Europeans. भारी दबाव की वजह से लॉर्ड रिपन को बिल बदलना पड़ा और यूरोपियंस के लिए जूरी सिस्टम शुरू करना पड़ा। भारी दबाव की वजह से लॉर्ड रिपन को बिल बदलना पड़ा और यूरोपियंस के लिए जूरी सिस्टम शुरू करना पड़ा। 8. The 50% European jury rule, crucial fact. The modified bill stated that if a European was tried by an Indian, at least 50% of the jury members must be Europeans. बदली हुई बिल में ये शर्त रखी गई कि अगर कोई भारतीय जज किसी यूरोपियन का फैसला करेगा तो 50% जूरी मेंबर्स यूरोपियन होंगे। बदली हुई बिल में ये शर्त रखी गई कि अगर कोई भारतीय जज किसी यूरोपियन का फैसला करेगा तो 50% जूरी मेंबर्स यूरोपियन होंगे। 9. Lesson for Indian nationalists. The success of European protest taught Indians the power of organized political agitation. यूरोपियंस की जीत ने भारतीयों को सिखाया कि संगठित होकर विरोध करने में कितनी ताकत होती है। यूरोपियंस की जीत ने भारतीयों को सिखाया कि संगठित होकर विरोध करने में कितनी ताकत होती है। 10. Foundation for Indian National Congress. This controversy acted as a catalyst for the formation of the Indian National Congress in 1885. इस विवाद ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई। इस विवाद ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई। भाई इल्बर्ट बिल के 8 फैक्ट्स दिमाग में छाप लो। 1883 जूरी सिस्टम 50% रूल और रिपन का नाम प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। बता क्या ये पॉइंट्स तेरे दिमाग में सेट हुए? अगला सवाल फेंक। भाई इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का कांसेप्ट यूपीएससी के लिए डायरेक्ट फैक्ट और कंसेप्चुअल डेप्थ दोनों मानता है। वर्ल्ड बैंक इसे हर कुछ सालों में अपडेट करता है ताकि ये आज की महंगाई इन्फ्लेशन को झेल सके। चलो इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और पार्ट 4 में मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया धमाका देखते हैं। पार्ट 1 टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन द ग्लोबल स्टैंडर्ड लॉजिक। दुनिया भर में गरीबी को एक हाई तराजू में नापने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बनाई है। प्रॉब्लम क्या थी? $1 में इंडिया में जितना सामान मिलता है उतना शायद अमेरिका में ना मिले, इसलिए हम पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी का यूज करते हैं। एक फ्लैट नया रूल ये है कि अगर कोई इंसान $2.15 पहले $1.90 था से कम बार गुजर कर रहा है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अलग-अलग इनकम वाले देशों के लिए अलग-अलग लाइन बनाई है। $2.15 सबसे गरीब देशों के लिए है और $3.65 लोअर मिडिल इनकम जैसे इंडिया के लिए। स्टेटमेंट में $3 लिखा है जो 2021 के अपडेटेड डेटा के हिसाब से एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है। पार्ट 2 प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी स्टेटमेंट लॉजिक। कीवर्ड्स पकड़ो $3 थ्रेशोल्ड और एवरेज ऑफ 20 poorest countries। Q30 consider the following statements. Statement I, the international poverty line for extreme poverty as defined by the World Bank is $3 per person per day 2021 PPP. Statement 2, the international poverty line for extreme poverty represents the average poverty line of the 20 poorest countries. Which one of the following is correct? A, both are correct and 2 explains I. B, both are correct but 2 does not explain I. C, statement I is correct but statement 2 is incorrect. D, statement I is incorrect but statement 2 is correct. Part 3, detailed postmortem सारी possibilities and logic. Statement I analysis, World Bank ने हाल ही में 2017 PPP से 2021 PPP पार शिफ्ट किया है। इस वजह से थ्रेशोल्ड्स बदल गए हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन को $2.15 से बढ़ाकर अपडेट किया गया है। स्टेटमेंट में दिया गया $3 फिगर 2021 PPP के नए डेटासेट के हिसाब से बेसलाइन माना गया है। सही है। स्टेटमेंट 2 एनालिसिस द ट्रैप, ये सबसे बड़ा कंसेप्चुअल ट्रैप है। वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन निकल के लिए 20 देशों का एवरेज नहीं लेटर बल्कि वो मिलियन बीच की वैल्यू लेटर है। कुछ मिडिल लो इनकम देशों की नेशनल पॉवर्टी लाइन का एवरेज लेने से एक बहुत ज्यादा गरीब देश पूरे डेटा को बिगड़ सकता है, इसलिए मिलियन ज्यादा एक्यूरेट होता है। गलत है। नोट फॉर यूपीएससी, वर्ल्ड बैंक की 3 मेन लाइंस हैं। $2.15 एक्सट्रीम पॉवर्टी, $3.65 लोअर मिडिल इनकम देशों के लिए, $6.85 अपर मिडिल इनकम देशों के लिए। पार्ट 4 बोनस मास्टर क्लास द दिल्ली दरबार ऑफ 1911 प्रीवियस हाई फैक्ट्स। भाई क्यों मॉडर्न हिस्ट्री मांगा था तो आप वो इवेंट करो जिसने इंडिया की राजधानी बदल दी और देश का नक्शा बदल दिया। दिल्ली दरबार 1911। 1 हेल्प टू सेलिब्रेट कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज V। द दिल्ली दरबार ऑफ 1911 was held to commemorate the coronation of King George V and Queen Mary। 1911 का दिल्ली दरबार राजा जॉर्ज V और रानी मेरी के राज तिलक कोरोनेशन की खुशी में रखा गया था। 1911 का दिल्ली दरबार राजा जॉर्ज V और रानी मेरी के राज तिलक कोरोनेशन की खुशी में रखा गया था। 2 ओनली दरबार अटेंडेड बाय द monarch। It was the only one of the 3 Delhi darbars 1877, 1903, 1911 attended by the British sovereign in person। ये तीनों दिल्ली दरबार में से अकेला ऐसा था जिसमें ब्रिटेन का राजा खुद शामिल होकर भारत आया था। ये तीनों दिल्ली दरबार में से अकेला ऐसा था जिसमें ब्रिटेन का राजा खुद शामिल होकर भारत आया था। 3 वाइसरॉय ड्यूरिंग द इवेंट लॉर्ड हार्डिंग टू। लॉर्ड हार्डिंग टू वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1911 दिल्ली दरबार। 1911 के दिल्ली दरबार के वक्त लॉर्ड हार्डिंग टू भारत के वाइसरॉय थे। 1911 के दिल्ली दरबार के वक्त लॉर्ड हार्डिंग टू भारत के वाइसरॉय थे। 4 annulment of partition of Bengal, crucial fact। The most significant announcement was the annulment, cancelling of the 1905 partition of Bengal। इस दरबार में सबसे बड़ा ऐलान 1905 में हुए बंगाल विभाजन पार्टीशन को रद्द करने का था। इस दरबार में सबसे बड़ा ऐलान 1905 में हुए बंगाल विभाजन पार्टीशन को रद्द करने का था। 5 shifting of capital from Calcutta to Delhi। King George V announced the shifting of the capital of British India from Calcutta to Delhi। राजा जॉर्ज V ने ब्रिटिश इंडिया की राजधानी को कलकत्ता से बादल कर दिल्ली करने का ऐलान किया। राजा जॉर्ज V ने ब्रिटिश इंडिया की राजधानी को कलकत्ता से बादल कर दिल्ली करने का ऐलान किया। 6 creation of Bihar and Orissa। As a result of the Darbar's decisions, Bihar and Orissa were separated from Bengal to form a new province। दरबार के फैशन के बाद बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। दरबार के फैशन के बाद बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। 7 फाउंडेशन ऑफ न्यू दिल्ली। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू कैपिटल न्यू दिल्ली वाज लेड बाय द किंग एंड क्वीन ड्यूरिंग द दरबार। नई राजधानी न्यू दिल्ली की नींव का पत्थर इसी दरबार के दौरान राजा और रानी ने रखा था। नई राजधानी न्यू दिल्ली की नींव का पत्थर इसी दरबार के दौरान राजा और रानी ने रखा था। 8 आर्किटेक्ट्स ल्यूटियंस एंड बेकर। Following the shift, Edwin Lutyens and Herbert Baker were assigned to design the new city of Delhi। राजधानी बदलने के बाद एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर को नई दिल्ली का डिजाइन बनाने का काम दिया गया। राजधानी बदलने के बाद एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर को नई दिल्ली का डिजाइन बनाने का काम दिया गया। 9 गेटवे ऑफ इंडिया कनेक्शन। द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई वाज बिल्ट टू कमेमोरेट द लैंडिंग ऑफ किंग जॉर्ज V for the दरबार। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया राजा जॉर्ज V के इसी दरबार के लिए भारत आने की याद में बनाया गया था। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया राजा जॉर्ज V के इसी दरबार के लिए भारत आने की याद में बनाया गया था। 10 इंसिडेंट ऑफ गायकवाड़ बड़ौदा। The Sayajira of Gaikwad III Baroda caused by not bound low enough to the king, showing subtle defiance। बड़ौदा के सायाजीराव गायकवाड़ III ने राजा के सामने पूरा ना झुककर हल्का विरोध डिफाइंस दिखाया था जो काफी चर्चा में रहा। बड़ौदा के सायाजीराव गायकवाड़ III ने राजा के सामने पूरा ना झुककर हल्का विरोध डिफाइंस दिखाया था जो काफी चर्चा में रहा। भाई दिल्ली दरबार 1911 के 10 फैक्ट्स दिमाग में सेट कर लो। कैपिटल शिफ्ट, बंगाल पार्टीशन, अनलमेंट और हार्डिंग टू का नाम प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। बता क्या ये पॉइंट्स तेरे कोचिंग नोट से ज्यादा क्लियर है?